जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। सिकंदर और पोरस में हुई थी लड़ाई। सिकंदर और पोरस में हुई थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ये जरूर सुना होगा आपने ये लाइनें। लेकिन यहाँ पे लड़ाई जो है वो आरती गौड़ वर्सेस उर्मिला राठौर हो गई। अब बात यहीं पे हुई है। इस गाने को थोड़ा सा मैं रिफ्रेम कर देता हूँ। उर्मिला और आरती में हुई थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। करना कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस लड़ाई की तह पर कहीं ना कहीं वो अंकिता भंडारी है, उस अंकिता भंडारी के माता पिता के आंसू हैं। लोग जानना चाहते हैं कि भाई अंकिता भंडारी के हत्याकांड के पीछे वो वीआईपी, वो मास्टरमाइंड, वो कड़ियां कौन सी थी। उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, कोर्ट, वो सब भी यही जानना चाहते हैं। तो जब जानना चाहते हैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है। कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो, हम भी सच को सामने लाने में सत्ता के, सिस्टम के, कानून के मददगार बने। इसलिए इस समय मेरे साथ बात करने के लिए इस पूरे प्रकरण में जो आरती गौड़ जो अवतरित हुई है मेरे साथ मौजूद है। मैं सीधा उनसे बात कर रहा हूँ। कल आपने हमारा इंटरव्यू देखा, उर्मिला सुरेश राठौर सनावर जो अपना पूरा नाम लिखती हैं, उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने अपना पक्ष रखा, बड़ी बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया। उम्मीद है आरती गौड़ भी इसी बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब देगी। आरती जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाजपा की सदस्य बोलूं या पूर्व भाजपा सदस्य बोलूं? आम नागरिक, उत्तराखंड के आम नागरिक। 4 दिन पहले तक आप तो क्या थी, खास नागरिक? नहीं, मैं खास कभी नहीं थी। देखो, जनता ने चुना हुआ था, एक जनप्रतिनिधि थी और जिम्मेदार नागरिक आप मुझे बोल सकते हैं इस उत्तराखंड की। मैं आपको 4 मिनट का समय देता हूं, जो आप बात कहना चाहती हैं, ताकि इंटरव्यू में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात रह जाए, अनसुनी रह जाए, ना सुनी जाए। लोकतंत्र में एक जिम्मेदारी हमारी भी है कि सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दिया जाए। 4 मिनट का समय है, आप सारी बात बता सकते हैं कि इस पूरी कहानी में आपकी एंट्री कैसे हुई। जो आरती गौड़ दूर दूर तक की पिक्चर में नजर नहीं आ रही थी, अचानक से न सिर्फ एंट्री होती है, बल्कि पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं, ये आपने भी मुझसे कहा, एक विलन की तरफ पे देख रहा है। ऑफ कोर्स, देखिए ये मुद्दा बहुत बताइए ज्वलंत। पूरा मामला क्या है और कहानी कहां से शुरू होती है। ये मुद्दा वास्तव में बहुत संवेदनशील है, ज्वलंत है और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कोई भी अगर आरोपी किसी पर आरोप लग रहे हैं तो हमारा भी, मेरा भी एग्रेशन उसी तरह का होता है जैसा कि उत्तराखंड की जनता का आज मेरी तरफ है। और मुझे जनता से कोई शिकायत इसमें नहीं है। लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि तीन एक साल पहले मुझे ये महिला मिली थी, मतलब मिली नहीं थी, दूरभाष पर इसने संपर्क किया था। अपनी पारिवारिक लड़ाई इसने मुझे बताई थी। उसमें इसने मुझसे पुलिस की सहायता मांगी थी, जिसमें मैंने इसको बोला था कि आप कहाँ से हैं, कौन है। तो इसने अपना नाम उर्मिला शर्मा बताया था और अपने को सहारनपुर का निवासी बताया था। मैंने इसको बोला था कि आपको वहां के लोकल लोगों का सहयोग लेना चाहिए। इसने कहा पुलिस मेरे पति ने खरीद ली क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैंने इसकी जितना, देखो, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मेरे पास कहीं से भी कोई कॉल आएगा तो मैं इसका मतलब अपराधी नहीं हो गई कि किसी की मदद में हाथ बढ़ा दूं। और हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी कि देखिए, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये एक ब्लैकमेलर प्रवृत्ति की महिला है और ये मुझे किसी साजिश में शामिल करने के तहत ऐसा कर रही है। मुझे नहीं मालूम था कि ये सुरेश राठौड़ के कहे पर या किसके कहे पर इस तरह का मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है, इसलिए मेरे से नजदीकी बनाना चाह रही थी। लेकिन मैंने जो भी इसकी मदद उस समय संभव हो पाई, फिर इसने कहा कि मैं कंटिन्यू क्या आपके साथ संपर्क में रह सकती हूँ क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे मेरे घर वालों ने भी छोड़ दिया, बेटों ने भी माँ बोलने को तैयार नहीं है, डिप्रेशन में थी, मतलब रोज बोलती थी मैं सुसाइड कर लूंगी। तो मैं इसको अब की थोड़ा, बात नहीं है। ये 3 एक साल हो गए इस बात को। यानी ये जो वनंतरा वाला जो कांड हुआ है, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, उससे पहले की बातें हैं। शायद, ठीक है। या मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, पर हाँ मतलब हाँ, कोरोना काल के आसपास की शायद ये बातचीत है। 2020 में कोरोना काल चल रहा था, यानी उससे पहले की घटना है। इसके आसपास की होगी ये बात। यानी हम मान के बैठे हैं कि अंकिता जो हत्याकांड हुआ उससे वो पहले बात की, थी, उससे उससे पहले की। पहले।
जी, आप उसे कंटिन्यू बदलने करिए। की बात की थी। हाँ, तो इसने मदद मांगी। मैं एग्जैक्ट देखो डेट और क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस भी इसके पुराने पड़े हैं जो एविडेंसेस के तौर पर मैंने पुलिस को दे दिए हैं। तो लेकिन जब इसने ऐसे बोला, फिर ये धीरे धीरे मुझसे बातचीत करती रही। एक दिन इसका सडनली मुझे फोन आता है कि आप सुरेश राठौर को जानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल जानती हूँ। कितने दिन से? मैंने कहा भाई 15-20 साल से, क्योंकि अब मैं उत्तराखंड की वो मोस्टली लोगों को जो नेता है उनको तो जानती हूँ, क्योंकि मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि इसलिए भी जानती हूँ कि पहले आप लोगों ने सुना होगा कि श्रीमती अनीता वशिष्ठ जी जो इस उत्तराखंड में स्टेट मिनिस्टर के तौर पर माननीय एनडी तिवारी जी के कार्यकाल में, माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में, माननीय विजय बहुगुणा जी के कार्यकाल में रही हैं। तो उनके साथ मैं एज अ पीएस उनको असिस्ट करती थी। उनकी व्यक्तिगत सहायक के रूप में मैंने काम किया। तो वहां उनके निवास पर पॉलिटिकल लोगों का आना जाना रहता ही था। भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं होता। हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में किसी भी उसके लोग आते जाते, सामाजिक लोग आते हैं, राजनीतिक लोग आते हैं। तो इसलिए अगर ये लोग ये भी बोलेंगे कि तुम कहाँ से जानती हो, तो ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। मैं उनके साथ एज अ व्यक्तिगत सहायक काम करती थी। तो तमाम लोगों को से का हमारे यहाँ आना जाना या हमारा मेरा कह राजनीतिक। पूर्व राज्य मंत्री जो अनीता वशिष्ठ थी, आप उनकी एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट भी थी। हाँ बिल्कुल रही मैं, बिल्कुल। और लगभग 8 साल से मैं ऋषिकेश रही, उनके साथ रही, 8 साल तक रही मैंने पढ़ाई भी ऋषिकेश से करी और पीजी कॉलेज ऋषिकेश में मैं छात्र संघ कोषाध्यक्ष के रूप में भी मुझे लोगों ने मेरा चयन किया था। तो वो वहां से शुरुआत हुई। वहां से सुरेश राठौर जी को मैं जानती थी। तो मैंने इसको बस यही बोला कि हाँ अच्छे आदमी। इसने बोला कैसे आदमी? मैंने कहा ठीक है, अब देखो जिस आदमी ने हमारे साथ कोई गद्दारी नहीं करी, गलत नहीं बोला, तो हम उसको कैसे बोल दें कि खराब है? तो इसने फिर मुझे बोला था कि हाँ वो मेरे समाज के हैं इसलिए मैं आज उनसे मिली। मैंने इसको मेरे दिमाग में क्लिक किया। मैंने कहा समाज का? आपने तो मुझे उर्मिला शर्मा बोला। देखो दिमाग जाता है ना इससे। तो मैंने उससे प्रश्न पूछा कि आपने तो बोला था मैं उर्मिला शर्मा हूँ। कह रही नहीं नहीं, मैं मायके से सनावर हूँ और इसलिए। मैंने कहा अच्छा चलो इट्स ओके। तो इसने कहा वो बहुत अच्छे आदमी है। मैं उनसे मिलने गई बहादुराबाद। मेरे को मेरे पिता है, पिता से भी बढ़कर हैं। आज मेरे को उन्होंने ये दिया, पैसे दिए। मेरे पति के खिलाफ जो मैंने मुकदमा करना है उसमें कहा कि मैं सब मदद करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आपकी मदद होने से मतलब है। 4-6 महीने बाद फिर फोन आता है कि आप सुरेश राठौर ने मेरा रेप कर दिया, तुम मेरे साथ दो, दल बल के साथ ज्वालापुर थाने में आओ, उसके खिलाफ मुकदमा करना है। मैंने कहा भाई देखो ये आपका आपसी मामला है, आपको दायित्व तो लेना चाहिए इसका। और मैंने कोरोना से पहले की बातें हैं सारी, ये हाँ कोरोना काल से पहले की बातें हैं सारी। नहीं, ये कोरोना काल रेप का मुकदमा तो थोड़े मतलब 1 साल इस बातचीत को करते करते 1 साल के बाद आई थी। तो कि मुझे उसके पे मुकदमा करना है, तुम जनप्रतिनिधि हो, तुम आओ भीड़ लेके और ज्वालापुर थाने का घेराव करते हैं। मैंने कहा यार देखो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, तुम जानो वो जाने। जिसके मेरे पास एविडेंसेस भी पड़े हुए हैं भाई बथेरे सारे, जब ये ऐसा बोलती थी। तो मैंने कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो इसने मुझे कहा कि तुम कैसी जनप्रतिनिधि हो, तुम तो सारे मैं जानती हूँ, तुम तो ये करके नेता बनी हो, वो करके यानी कि इसने मेरे वोटर्स पर, मुझे सपोर्ट करने वालों को। ये कब की बातें हैं ये? ये जब मैंने इसका ये बोला इसने कि मुझे रेप का मुकदमा लिखवाना है सुरेश राठौर पे, और मैंने बोल दिया भाई ये आपका कौन से साल की घटना है ये? ये 2 साल पहले की होगी करीब, कम से कम। तो फिर मैंने इसको बोल दिया कि भाई देखो ये व्यक्तिगत मामला। ये मेरे को लगातार टॉर्चर करती रही करती रही करती रही। मैंने इसे हाथ जोड़ लिया, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो इसने फेसबुक से मेरे फोटो लिए, उन पर भद्दी भद्दी गालियां लिखी और सोशल मीडिया पर कि ये मंत्रियों की रखेल है, ये लड़कियों की सप्लाई करती है, फलाना। ये रोज करती रही करती रही करती रही। मैंने पुलिस को लिखित में दिया, सहारनपुर एसएसपी से मिली, उनको बोला कि भाई ये आपकी यहाँ की महिला है, मेरी गलती इतनी है, इससे बातचीत कर ली थी। उसके बाद ये मुझे ऐसे ऐसे लिख के सोशल मीडिया पर करती, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। मुझे समझ आ गया कि ये मुझे टॉर्चर कर रही है अनावश्यक रूप से। तब इसने फेसबुक पर मुझे ऐसा वायरल करना शुरू किया। तो एक दिन गुस्से में मैं इसके घर चली गई कि भाई, क्योंकि पुलिस को मैंने दिया तो उन्होंने बोला सोशल मीडिया पर लिख दिया, उठा लिया, क्या ही हो जाएगा, लाइन उस जमानत पर 2 सेकंड में छूट जाएगी, कोई इसमें धाराएं बनती नहीं कानून के अकॉर्डिंग। तो मैंने उसको घर जाके पूछना चाहा कि भाई तुम मुझे ये बताओ कौन सा मैं सेक्स रैकेट चला रही हूँ। इसने पूरे उत्तराखंड में तमाम जगहों पर वो लिखित में चिट्ठी भी पुलिस को, सीएम के यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ, सब जगह इसने भेजा कि ये तुम्हारी आरती गौड़ जो है सेक्स रैकेट चलाती है, इसको जेल भेजो। तो आप बताओ, मैं मतलब उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन, सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं कि आरती गौड़ सेक्स रैकेट चला रही है और कोई देख ही नहीं पा रहा मुझे।
तो इसने मुझे इतना बदनाम करना शुरू कर दिया, फिर मैं इसके घर गई और ये घर से भाग गई। तो जो आपको कीप बताया गया, किससे आपका रिश्ता जोड़ा गया? तमाम लोगों से, कोई नहीं छोड़ा। अभी मैं बोल रही हूँ दावे के साथ कि आज आप एक पंक्ति मेरे पक्ष में लिख के मेरे साथ खड़े होके फोटो वायरल करो, शाम को वो आपको लिख देगी दावे के साथ, क्योंकि वो आप पे भी कलंक लगा देगी। मतलब उसको ये है कि आरती गौड़ को खत्म, एक जैसे साइको केस नहीं होता कि अब ये अच्छा क्यों खा रही है, अच्छा क्यों पहन रही, जिंदा क्यों है। मुझे कह रही कि तुझे 2-2 बार चुनाव कैसे जिता दिया, मैं क्या जवाब दूं? आप मुझे बताइए, ये सवाल है। वो एसएचओ नेहरू कॉलोनी ने उसे बुलाया कि तुम इस तरह क्यों लिखती हो फेसबुक पे, कह रही देखो साहब देखो, ये तो ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आ रही है। ये कोई जवाब है? ये कोई जवाब है? आप मुझे बताओ, वो तो जिंदा है ना, पूछ लीजिए आप एसएचओ नेहरू कॉलोनी से। उसका जवाब ये था कि ये तो दिन भर पार्लर में पड़ी रहती है, इसकी तो 10 लोगों से संबंध है। मैं कौन हूँ, ये वो कौन क्यों देगी मुझे सर्टिफिकेट? मुझे ये बताइए। लड़ाई ये थी, और ये मुझे फिर उसके बाद धमकी देती थी कि तुझे जेल भेज के रहूंगी, तुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दूंगी, या तो मेरा साथ दे दे, या फिर मैं तुझे, तेरे को उत्तराखंड में लोग बाहर नहीं निकलने आपको देंगे। ऐसा लगता है कि एक वजह जो आपने कहा, इस वजह के पीछे झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपको कटघरे में खड़ा कर दिया? ऐसा झगड़ा हुआ किस बात से शुरू? सिर्फ आप इस बात आप तो से, कह रही थी, अपनी मदद कर रही थी। आप तो यही कह सिर्फ रही थी, आप तो मदद कर रही नहीं थी। कर रही थी ना, नहीं कर रही थी। इसने कहा कि सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है, तुम स्थानीय हो, नेता हो, भीड़ लेके आओ, ज्वालापुर थाने का घेराव करना है। मैं नहीं गई इसके साथ, क्योंकि भाई मैं नहीं जा सकती थी ऐसे में। हर ये तो कल किसी और पर आरोप लगाएगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन रेपिस्ट और कौन? इसको अपनी न्याय की लड़ाई। और बस मैंने गुस्से में एक बात, देखो मैं आपके चैनल से लाइव बोल रही हूँ, जो मेरी गलती है वो मैं स्वीकारूंगी। मैंने इसको बोल दिया था कि आप अधेड़ उम्र की बुढ़िया हैं, और आप इस तरह से किसी गैर पुरुष के साथ जा रही है अपनी स्वेच्छा से, फिर होटलों में फोटो लाइव घुमा के बोल रही है, घूम रही है कि मेरे पति मेरे पति, फिर बोल रही है रेप का आरोप। तो मैं भैया ऐसे में साथ नहीं दे सकती, बस ये मेरा गुनाह जरूर। अब इसमें मुझे फांसी लटका दो चाहे तो। मैंने ये बोल दिया था। अधेड़ उम्र की बुढ़िया, मैंने उसको एक बार जीवन में, पहली बार और आखिरी बार वो अपमानित किया था, उसके बाद तो उसके लिए मुझे अच्छे शब्द आते ही नहीं है। ये बोला था मैंने। खामोश कर दिया आपको? अब ये बोल दिया, मैं क्या करती? जब मेरे को टॉर्चर कर रही थी तो मैंने कहा आप अधेड़ उम्र की बुढ़िया है भाई, अपना खुद देखो। अब इस उम्र में तुम बोल रही हो रेप कर दिया, खुद की मर्जी से भाग भी रही हो, शादी भी कर रहे हो। अब क्या मैं किस किस को पकड़ू ऐसे? तभी से बस ये लड़ाई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब वो ये कहती है कि सुरेश राठौर की बेटी से भी मत बात करो, वो भी खराब, वो भी सेक्स रैकेट चलाती है, तू भी चलाती है, उसकी पत्नी भी चलाती है। मुझे क्या पता कौन क्या भाई, मेरे तो किसी से पारिवारिक संबंध होंगे तो मैं तो बात करूंगी, मैं क्यों डरूंगी? लड़ाई उसकी है या मेरी है? मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है उनकी बेटी से, ना पत्नी से, ना परिवार से, ना मैं क्यों लड़ू? मैं कुछ पोस्ट पे आ जाता हूँ आपके सवालों के सिलसिले से पहले, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है अपनी बात को रखने के लिए। आपने अब कहा है कि 3 साल बाद। हाँ। आपने कहा है पुलिस ने मुझसे 3 दिन तक लगातार पूछताछ की, साक्ष्य मांगे, नाम, तो मैं रोई हम्म, ना, मैं पुलिस से घबराकर भागी। अभी हम्म। पुलिस जब जहां बुलाएगी बिना देरी किए पहुंच जाऊंगी। लेकिन खुद को शेरनी कहने वाली ये नौटंकी बाज, संसार की सबसे झूठी औरत अब पुलिस पर आरोप लगा रही है। लगातार पुलिस इसे साक्ष्य लेकर बुला रही है। आखिर क्यों भाग रही है ये पुलिस से? कुछ तो दाल में काला है। आप कह रहे हो कि आपने उसके बाद कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बयान तो आपने कहा कि खुद को शेरनी कहती है और नौटंकी कर रही है। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वही देखो, लगातार वो फोन लोगों को लाइव आके बोल रही है ना, मैं तो शेरनी हूं, मैं अंकिता के लिए प्राण दे दूंगी। तो अब क्यों रो रही है कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है? शेरनी को क्या हत्या का डर? हत्या का डर तो देखो मुझे होना चाहिए, जो इसने बेवजह मेरे इतने दुश्मन बना दिए पूरा उत्तराखंड के मन में, मेरे लिए प्रश्न चिन्ह इसने पैदा कर दिया। तो हत्या का डर तो मुझे सताना चाहिए ना भाई। आरोपी तो मैं हूं, ये कहां से आरोपी हो गई? ये तो शिकायत करता है, तो शिकायत कर रही है तो साक्ष्य दे। एक पोस्ट आप और जानते हैं, भेड़ चाल चलने वालों बुद्धि का प्रयोग करो। आरोप लगाने वाले फ्रॉड लोगों का कहना है कि सबूत दुष्यंत गौतम जी है और छिपा आरती गौड़ ने रखे हैं। ठीक सीधी सी है। बात है कि ये जो पोस्ट किया आपने, ये क्यों करने की जरूरत पड़ी? इसका आशय क्या था?
इसका आशय ये है कि इसने लोगों को बोला, ठीक है, कि आरती गौड़ के पास दुष्यंत गौतम जी के कुछ अश्लील ऑडियोज वीडियोज है, इसी ने बोला है ना, मैंने तो नहीं बोला है। अब जब ये बोल रही है और इसके कुछ एक लोग जो विपक्ष की भूमिका में अपने आप को नेता बता रहे हैं, वो उसके चटकारे ले लेकर के उसकी पोस्टों को शेयर कर रहे कि आरती गौड़ तुम जवाब दो, तुमने बुलडोजर क्यों चलाया, आरती गौड़ तुम बताओ दुष्यंत गौतम को क्यों छिपाया। तो उसके एवज में मैंने जवाब दे दिया कि भाई वो तो भेड़ चाल क्यों चल रहे हो उसके पीछे, साक्ष्य तो मैंने देने, तो पुलिस मुझसे ले रही है ना, तो लेने दो पुलिस को, सीबीआई की जांच की मैं मांग कर रही हूँ, हो जाने दो जांच, साक्ष्य सामने आ जाएंगे, मैं दोषी पाई जाऊंगी तो मुझको सजा हो जाएगी, दुष्यंत गौतम दोषी होंगे या कोई भी एक्स वाई जेड जो भी दोषी होगा उसको फांसी, जो भी कानून तय करेगा सजा फांसी देगा, तो मतलब फांसी के लिए तैयार है, आजीवन कारावास जो भी कानून को सजा देनी होगी दे देगा। अच्छा आरती, इस पूरे प्रकरण में एक नई महिलाओं की एंट्री हुई है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि इस केस का बड़ा दुखद पहलू है। मैं अगर आपका इंटरव्यू ले भी रहा हूं तो इंटरव्यू लेने से ज्यादा मेरे मन में एक पीड़ा है, एक दुख है। मैं ये इंटरव्यू कर भी रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन जैसे इतने अहम मुद्दे हैं, गांव में भालू और गुलदार लोगों को शिकार बना रहे हैं, इन मुद्दों को छोड़कर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि मैं उर्मिला राठौर सलावर का इंटरव्यू कर रहा हूँ, आरती गौड़ का इंटरव्यू कर रहा हूँ। मन में पीड़ा इस बात की है, मन में पीड़ा एक बात की इसलिए है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी की जान गई है तो वो भी महिला थी, अंकिता भंडारी। लड़ाई भी जो हो रही है महिलाओं की हो रही है, कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दे हैं अंकिता भंडारी वो पीछे छूटते जा रहे हैं। दुख है मुझे इस बात का, मैं आपसे कह रहा हूं आरती, मुझे इस बात का दुख है। और इसी बीच एक महिला और है शालिनी आनंद, उनकी भी एंट्री हो जाती है। आपने उनका भी एक पोस्ट शेयर किया है और आपने बोला है कि वो उर्मिला सलावर, यानी आपने उन्हें राठौर, खैर मेरा कब इंटरव्यू लिया उनका, मैंने उनसे पूछा आपको राठौर जी अपना नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा अपनाने से क्या होता है, मांग भर दी है, मेरे पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ, वो उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन आपने यहाँ लिखा है कि महिला उर्मिला सलावर, आपने राठौर भी लगाना जरूरी नहीं समझा, आपने कहा उर्मिला सलावर की सबसे खास 20 साल पुरानी दोस्त है जो खुद इसके ब्लैकमेलिंग की शिकार हो रही है बहुत दिनों से। गौर से सुनिए, ये शालिनी आनंद की एंट्री क्यों हो जाती है, बशर्ते अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच होनी चाहिए उसकी। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चाओं को आरोप प्रत्यारोपों पे घुमा रहे हैं, तो शालिनी आनंद की एंट्री कैसे हो जाती है? मैं बताती हूँ ना, क्योंकि ये जो शालिनी आनंद है, एक्चुअली जब ये मुझे अति टॉर्चर कर रही थी तो मैंने एक मैसेज बनाया लंबा चौड़ा, और जो जो इस महिला के साथ कनेक्टेड लोग थे सोशल आईडी पर, जो कहते थे कि वाह वाह शेरनी, ठीक कर रहे हो, आरती गौड़ को पकड़ाओ, सेक्स रैकेट में पकड़ाओ, तो उसमें कहीं ना कहीं इस शालिनी आनंद का एक कमेंट था। वो कमेंट क्या था मुझे रिमाइंड नहीं, रिकॉल नहीं है, लेकिन मैंने इन सब लोगों को मैं व्यक्तिगत रिकॉल रूप करा से देता हूँ, मैं रिकॉल कराता हूँ, आपने शेयर किया है, वो कह रहे हैं कि आप लोग आज अंकिता नहीं भंडारी आज बहन को इंसाफ देने के लिए उस उर्मिला का साथ दे रही है, अच्छी बात है, और मैं तो जिंदा हूँ, मुझे उस उर्मिला से इंसाफ कौन दिलाएगा। आपने ये कहीं ना कहीं ये इसको तो कहा मैंने हो जाएगा कि दो दो अगर दुश्मन है दोस्त हो जाते हैं कई बार। शायद नेटवर्क चले गया शायद आपके एंड से। उसको मैसेज गया हुआ है शालिनी आपके आनंद आपके नेटवर्क, जी जी आरती, चले गया था बीच में सवाल, आवाज। पाउस हो गया था, तो सब जवाब पूरा कर लीजिए। मैं ये कह रही हूँ शालिनी आनंद की एंट्री बताई ना आपने, तो जो जो इस महिला के साथ जुड़े हुए थे उन लोगों को मैंने सतर्क करने के लिए 1-1.5 साल पहले एक मैसेज भेजा था कि ये महिला पहले इमोशनल रोड धोके लोगों को फंसाती है, फिर उनको ब्लैकमेल करने का काम करती है, तो इससे सतर्क रहना। इस पे शालिनी आनंद का मुझे जवाब आया कि आप कैसे जानते हो, कह रही है, तो इसने शालिनी आनंद ने फिर उर्मिला को बोला कि यार वो आरती गौड़ उत्तराखंड से ऐसे ऐसे मैसेज कर रही है मुझे, तो इसने उसको भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला।
फिर शालिनी आनंद ने उसको बोला कि तू आरती गौड़ को, किसी महिला को ऐसे कैसे बोल सकती है, बस इतनी सी बात पर इसने शालिनी आनंद को भी सेक्स रैकेट में सम्मिलित बता दिया। उसके घर में उसके पति को फोन कर दिया कि तुम्हारी पत्नी मुंबई में काम नहीं कर रही, सेक्स रैकेट चला रही, उसके घर में तलाक करा दिया। आप समझ रहे हो, उस महिला के घर में, जबकि ये उसकी सबसे खास दोस्त थी। सिर्फ उसने इतना, उसका गुनाह ये, उसने ये बोल दिया कि तू आरती गौड़ के लिए यार ऐसे क्यों बोल रही है, एक महिला है, ऐसे कैसे तू खुलेआम आरोप लगा रही, बस इतना गुनाह है। उसके बाद ये शालिनी आनंद को भी, उससे पैसा भी मार रखा है इसने, और उसके पैसे देने के बजाय उसको बोलती है तेरा भी उसके साथ संबंध, उसके साथ संबंध, ऐसा कह कह के उसके घर में इसने तलाक करा दिया। अब बताओ, मतलब मैं खराब हो सकती हूँ ना, वो भी खराब। इसका बेटा जिस पे इसने मुकदमा दायर कर रखा है सहारनपुर कोर्ट में, वो तो आप निकाल सकते हैं, मैं तो झूठ बोल रही, मैं तो जज हूं नहीं कि रातों रात बना दूंगी मुकदमा। अपने बेटे पे चोरी का आरोप लगा रखा है। इस औरत को ऐसी क्या आफत आई कि अपने खुद के बेटे पे चोरी का आरोप, मुझसे तो इसने ये बोला था रेप कर रहा है, लेकिन वहां जाके चोरी में बदल दिया वो आरोप। चोरी का आरोप लिखित रिकॉर्डेड है वहां सहारनपुर कोर्ट में। सारा संसार खराब और ये अच्छी, इकलौती संसार में, ऐसे कैसे। अब शालिनी आनंद भी खराब हो गई, इसकी 20 साल पुरानी दोस्त, उसको भी वैश्या करके उसके पति को तलाक करा दिया उसके घर में, सोचो। और वो इसको 20 साल से जानती है, 20 सालों से इनका टांका फिट था, मतलब दोस्ती अच्छी थी। अब मैंने एक मैसेज किया बस उसको कि इससे सतर्क रहना, इतने में उसका मुझे फोन आया। उसने इस उर्मिला को कहा कि यार वो बातचीत में तो ऐसी लग नहीं रही थी, तू क्यों लिखती है उसके लिए, बस इतना जो कह दिया। इतनी गाली गलौज, इतनी भद्दी गाली गलौज करती है ये कि आदमी की धरती फटे और समा जाए उसमें, इसकी गाली नहीं सुन सकता कोई, ऐसी है ये। क्या करूं और बताओ। फिर लड़ाई से आगे, जो लड़ाई उत्तराखंड के अंदर हो रही है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की, उस तरफ चलते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू का हमारा मेन मकसद यही था कि अंकिता भंडारी की अगर आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो शायद ये सवाल जरूर पूछती होगी कि भाई मेरा कसूर क्या था, क्योंकि आज भी पलायन जारी है। हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए अपने घर गांव छोड़ दे रहे हैं। और ऐसा जैसा अंकिता के साथ हुआ वो किसी भी बेटी के साथ ना हो, हम ईश्वर देखिए, से प्रार्थना करेंगे। मैं सवालों पे आता हूं। आप पर आरोप है कि आप अंकिता भंडारी केस में सब कुछ जानने के बावजूद शुरुआत में पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई। ये आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं? बिल्कुल झूठ है। मैं सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट सबके लिए तैयार हूं। यह भी आरोप लगा कि आप कभी गवाह की तरह, कभी पीड़िता की तरह और कभी चुप्पी की तरह सामने आई। आपकी वास्तविक भूमिका क्या थी? मैं कभी गवाह, देखो, मैं मददगार की तरह सामने आई हमेशा। अंकिता के पिता उस दिन मौजूद थे। सिविल पुलिस, राजस्व पुलिस से सिविल पुलिस में जब मुकदमा ट्रांसफर किया गया था उस दौरान वहां थी। एम्स तक थी, पूरे भीड़ में थी। जब जहां मुझे आवश्यकता मेरी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी हुई, मैं वहां पीड़ित परिवार के साथ थी और हमेशा रहूंगी। जब भी अंकिता के माता पिता मुझे कहीं पर किसी पटल पर खड़ा करना चाहेंगे, मुझसे कोई सहयोग चाहेंगे, तो निश्चित रूप से, मैंने उनको उस समय अपना नंबर दिया था। मैंने कहा एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी क्षमता जितनी होगी। देखिए, मैं जज नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी हस्ती नहीं हूं कि जो मैं फांसी कर दूं किसी को, लेकिन मेरी क्षमता जो होगी मैं उनके साथ थी। तब भी मैंने, इन्होंने पटवारी पर आरोप लगाया था कि पटवारी ने हमारे साथ अभद्रता की थी, तो मैंने पटवारी को तत्काल सस्पेंड करवाया था, उन्हीं के सामने करवाया था। क्या ये सच है कि कुछ नाम आपने जानबूझकर सार्वजनिक मंच पर नहीं लिए, जबकि वे वनांतरा और उससे जुड़े सिस्टम का हिस्सा थे? मैं तो नीलकंठ महादेव साक्षी हैं, इतने पाप की भागी तो मैं कभी बन ही नहीं सकती। और जिस दिन बनूं उससे पहले मेरा सर्वनाश हो जाए, क्योंकि मैं देवभूमि की बेटी हूं। मैं भी घर से बाहर सिर्फ समाज की सेवा के लिए निकली हूं। तो इस तरह का कलंक लगाना मतलब सरासर झूठ। और मैं सच बता रही हूँ, कहीं मेरी भी आत्मा होगी और ईश्वर इस उत्तराखंड की भूमि पर होगा, तो ऐसे लोगों से भी जरूर ईश्वर कहीं ना कहीं उनको भी सजा देगा। आप पर यह भी आरोप है कि आपने समय खरीदने की कोशिश करी ताकि बड़े नाम सुरक्षित निकल जाएं। इस पर आपका सीधा जवाब क्या है? मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकती। आप पर यह भी आरोप है कि आपकी अगर फेसबुक पोस्ट पर जाए पुरानी पोस्टों पे, आप आह्वान करती हैं कि जो वनांतरा रिजॉर्ट है, मैं यहाँ बुलडोजर लेकर पहुंच रही हूँ ढहाने के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक सुनियोजित चाल थी और कहीं ना कहीं उन सबूतों को
बुलडोजर की मदद से ध्वस्त नेस्तनाबूद करने की कोशिश थी कि अंकिता हत्याकांड की जो जांच है वो कमजोर पड़ जाए। पोस्ट लोगों ने अगर पूरी पढ़ी होगी ना, उसमें नीचे लिखा है साक्ष्य लिए जाएं पुलिस के द्वारा, और उसमें समय देशराज दिया, आपने समय दिया आरती, आपने समय दिया है कि 12 या 2 बजे का जो भी समय आपने दिया है, इतने बजे तक पुलिस कर ले, नहीं तो मैं तो बुलडोजर लेके आ रही। मैं बता रही हूँ ना आपको, उस समय देशकाल परिस्थिति के अनुसार पूरे उत्तराखंड में हंगामा था कि इसको इस जो प्रॉपर्टी है उसको ध्वस्त करो, इतना प्रेशर था। अगर आप उस समय की मांग देखो लोगों की, उस समय कुछ और मांग थी, मेरे ऊपर अलग प्रेशर था कि मैडम इस उसको प्रॉपर्टी को ध्वस्त कराओ। मैंने फिर लोगों को शांत करने की, क्योंकि देखो मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे भी जिम्मेदारी लेनी है। मैंने इसीलिए पुलिस को, डीएम को, जहां जहां मुझे बोलना था कि भाई अपने साक्ष्य जुटाओ, इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त करना है, तो एक चुनौती तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो प्रशासन कैसे फटाफट उसमें इनिशिएटिव लेगा। अगर चुनौती नहीं देंगे तो प्रशासन कैसे जल्दी उसमें कार्रवाई करेगा। फिर हमें तो जनप्रतिनिधि होने की भागीदारी भी निभानी है ना। आप मुझे बताइए, ये अपराध है? पछतावा होता है, लगता है बाद में कि शायद नहीं किया होता तो रहता अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं पछतावा होता। आज भी वही करती जो उस दिन किया। अगर किसी जगह पर, चाहे वो कितना भी बड़ा महाशय हो, उसके यहाँ इस तरह की गतिविधियां होंगी, आज भी आरती गौड़ चुनौती देगी, सरकार को भी देगी, प्रशासन को भी देगी कि इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त करो, इस आदमी को फांसी चढ़ाओ। आज भी करूंगी भाई, जो पहले किया। उर्मिला राठौर सरावड़ से आपके जो रिश्ते हैं वो बहन वाले रहे हैं, दोस्त वाले कोई रहे वाले हैं, नहीं, वो या एक एक नेता और जनता वाले रहे हैं? वो एक पीड़िता थी, मैं एक जनप्रतिनिधि थी। बस उसका फोन आया, उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं पहाड़ की हूँ, भावुक हो जाती हूँ, रोना धोना मचाती थी, तो मैंने उसको इस नाते, आम मनुष्य के नाते, जो एक महिला होने के नाते, कि भैया तुम डिप्रेशन में मत आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम आत्महत्या मत करना। बस ये मेरा गुनाह जरूर है कि वो आत्महत्या कर लेती तो अच्छा होता, उस समय ज्यादा अच्छा होता। क्या आपने उर्मिला राठौर से अंकिता या वनांतरा रिजॉर्ट से जुड़े किसी व्यक्ति या घटना पर कभी बात की थी? नेवर नेवर। क्या उर्मिला राठौर ने कभी आपको मामला संभाल लेने या बात बाहर न जाने देने जैसा कोई संकेत दिया? एक संकेत देती रही हमेशा कि तुझे जेल भेजना चाहते हैं कुछ लोग। 1 साल से बोल रही है कि देखना तेरे साथ राजनीति हो रही, तू राजनीति करती तो है लेकिन समझती नहीं है, तू मेरी बात सुन, मेरे साथ दे, मुझे समझ, मेरे साथ बैठ। तू तो कॉल भी नहीं करती, मुझे पूछती भी नहीं है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ये संकेत दिए, पर मैंने देखो, जब आदमी को जो गलत नहीं होता वो डरता नहीं। मैंने कहा यार मुझे क्यों ही जेल भेजेगा कोई, और क्या ही मनसा होगी। उत्तराखंड में तो कोई मेरा दुश्मन भी नहीं, मेरा तो दुनिया में नहीं है दुश्मन, क्यों भेजेगा मुझे कोई जेल। तो फिर अंकिता हंडारी हत्याकांड में जो बार बार आपका नाम उभर रहा है, इसकी क्या वजह आप मानती हैं? क्योंकि मैं वहां की जनप्रतिनिधि तो थी, और जिस समय वो घटना घटित हुई उस दौरान तमाम जितने भी सरकार से, पुलिस प्रशासन से, हमने उस घटना के खिलाफ आवाज उठाई लगातार। और वो देखो, आप भी होते, दूसरा भी होता, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बोलते ही बोलते कि इस प्रॉपर्टी को भैया जल्दी सबूत लो, साक्ष्य लो और इसको ध्वस्त करो, ताकि कोई और दुर्घटना वहां पर ऐसी रिपीट ना हो। तो वो तो आप भी करते। तो इसमें मैंने अपराध क्या किया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस वहां से साक्ष्य जुटा ले। और ये एक मेरी धमकी इसलिए भी थी कि भैया जल्दी कार्रवाई हो जाए, ताकि जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर मैं नहीं कहूँ। देखिए, एक कार्रवाई होती है क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है, इसलिए बता रहा हूँ, मैं भी पत्रकार की हैसियत से शायद आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। जब भी कोई क्राइम सीन होता है, वहां पर आप छेड़खानी या सबूतों को मिटाने से रिलेटेड अगर कोई भी चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी शामिल किया जाएगा। मैंने कब बोला कि मैं करूंगी? मैंने तो ये बोला कि पहले पुलिस प्रशासन क्राइम अपनी सीन है, ड्यूटी। वहां पर कर ही नहीं सकते आप सबूतों को नस्तनाबूद कर ही नहीं सकते, सबूत है वहां पर। मैंने नहीं बोला हम सबूत नस्तनाबूद करेंगे, मैंने तो साफ साफ बोला है कि पुलिस को जो भी साक्ष्य वहां से जुटाने हैं, जांच टीम को जो भी साक्ष्य जुटाने। और एक चीज और नोट करो, बार बार लोग समझने में फेर कर रहे हैं, मैंने कल दोपहर 12 बजे बाद बोला है, लोगों के दबाव में बोला है। और रिजॉर्ट एक रात पहले 2 बजे टूट गया था, जो उस समय जब घटना ये रिजॉर्ट टूटने की हुई, तब भी मैं अपने घर में देहरादून थी। मेरी लोकेशन निकाल ली जाएगी और निकाली गई है उस समय, सब पता है सबको।
ऐसा नहीं है एसआईटी की टीम ने नहीं निकाली लोकेशन। आप कह रहे हो कि वहां पे रिजॉर्ट तोड़ना आपका उद्देश्य नहीं था, वो जनता का जो गुस्सा था उसको कहीं ना कहीं दबाना उद्देश्य, आप ये कह रहे हैं? ऑफ कोर्स करना ही होता है ना, कैसे करोगे आप? मार खाओगे क्या जनता के? मुझे बताओ, मार खाओगे ना बोल के? मुझे बताओ ना। आज मैं अगर बोल दूंगी मैं सीबीआई जांच के विरोध हूं, तो मार खानी है क्या? मैंने लोगों की गालियां खानी है क्या? या मैंने जिम्मेदारी नहीं निभानी क्या? मैं तो तो सीबीआई बोलूंगी। जांच के समर्थन में है या जनता के दबाव समर्थन में में, आपको हाथ चला पड़ रहा है? नहीं समर्थन में हूँ, जनता के साथ हूँ भाई। मैं जनप्रतिनिधि, मुझे लोगों ने चुन के भेजा है, तो जनता की भावनाओं के साथ मेरी भावनाएं हैं। जो जनता कहेगी मैं उस जांच के कटघरे पर खड़ी होंगी एनी हाउ। क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य भी रही है उस क्षेत्र से, आरती। और जो वनांतरा रिजॉर्ट है वो यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आता है, करेक्ट? तो वहां से विधायक है रेणु बिष्ट। क्या उनसे कभी इस रिजॉर्ट या इसके मालिकों या वहां की गतिविधियों पर आपकी कोई बात हुई? मेरी तो कभी नहीं हुई। देखो, मुझे तो वो रिजॉर्ट, वहां बथेरे रिजॉर्ट्स हैं। और देखो, मैं एक और बात बता रही हूँ आपको। ये जो लोग बोलते हैं ना, आज अगर मतलब कोई चुनौती देगा कि मैं कभी वहां नहीं गई, ऐसा बोलो, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? वो मेरा क्षेत्र था, बाकी के आसपास ग्राम सभाएं थी, तो निश्चित रूप से मेरी आवाजाही उस जोन में लगातार ही रही होगी। हर तीसरे चौथे दिन में हमको तो जाना ही जाना है ना। तो अब मैं तो ये भगवान नहीं बन सकती कि ना जी, मैं तो उस तरफ देखी भी नहीं। मैं गई हूँ उस जोन में, लेकिन पर्टिकुलर उस रिजॉर्ट में मैं कभी नहीं गई। दूसरी बात, मैं उन लोगों से कभी मेरा अगर इस तरह लोग मुझे बता देते पहले, थोड़ा सा भी आभास होता कि यहाँ इस तरह की गतिविधियां होती। लोगों ने मुझे एक शिकायत जरूर कभी करी थी कि यहाँ कोई फैक्ट्री चलती है जिसपे कि कोई आंवले का कोई वेस्टेज वहां निकलता है, और उस पर इस वो बदबू आती है जिससे कि लोगों को तकलीफ होती है। उसकी मैंने शिकायत एसडीएम से करी थी, पोल्यूशन बोर्ड से किया था। उसके बाद वहां जांच हुई थी, उसकी जांच ये भी हुआ था, वो भी मैंने कराया था। जबकि मुझे बहुतों ने बोला कि भाजपा के नेता, मैंने कहा भाजपा के नेता भी हैं तो गांव के अंदर फैक्ट्री चलाना तो अलाउड है ही नहीं। तो इस नाते लोगों की इसमें भी मैंने मदद करी, और बढ़ चढ़ करके करी, बढ़ चढ़ करके करी मदद। क्या विधायक होने के नाते रेणु बिष्ट ने कभी आपसे संपर्क किया या आपको यह महसूस हुआ कि राजनीतिक स्तर पर इस केस को मैनेज किया जा रहा है? बिल्कुल, विधायक जी से मेरा कोई संपर्क आज तक नहीं हुआ, जब से वो विधायक बनी है। जब से विधायक बनी है ना, तो उनका मैंने कभी काम के लिए भी फोन किया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, कभी नहीं। जब मैं रही तब भी नहीं, और अब तो खैर मैं हूं नहीं, तो अब तो मुझे उनको। आप एक ही जगह से जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो ऐसा क्या वजह है और एक ही पार्टी में होने के बावजूद आपका आपस में कोई संपर्क नहीं हुआ? इससे भला कौन मानेगा? वो उनके मन में ये शंका है कि आरती गौड़ ने मुझे हराने के लिए साजिश रची होगी। अब नेता है, कुछ भी उनके मन में शंका होती होगी, यही होता होगा। और तो मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा अपनी तरफ से उनसे संपर्क करने की कई बार, क्योंकि देखो क्षेत्र में थी मैं, और कई सड़कों पर ऐसा होता था कि विधायक का अनुमोदन चाहिए, तो मैंने निश्चित रूप से फोन किया, तो उन्होंने कभी नहीं उठाया मेरा फोन, कभी नहीं। आप ये कह रहे हो कि रेणु बिष्ट को लेकर जो आपको भी घेरा जा रहा है, साथ में जोड़ा जा रहा है नाम, आपके रिश्ते रेणु बिष्ट से कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे? अच्छे ना बुरे कभी रहे ही नहीं। कोई बातचीत, हाँ, कार्यक्रमों में सार्वजनिक जगह पर उनको भी निमंत्रित किया, मुझे भी, तो बैठे एक मंच पर कोई ऐसी बातचीत किसी भी मामले में हमारी नहीं हुई। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, अपने अपने आए गए। शादियों में मिली होंगी, अपने आए गए, नमस्कार, हेलो, आई, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई विकास बातों पर ही चर्चा नहीं हुई, तो रिजॉर्ट पर तो क्या ही चर्चा करती वो मुझसे। यानी वनंतरा रिजॉर्ट पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, आप कह रहे हो उस कार्रवाई से आपकी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, साफ साफ इनकार कर रही है आप? एक भी परसेंट नहीं है, एक भी परसेंट। क्या आप मानती हैं कि अगर जनप्रतिनिधि समय रहते शक्ति दिखाते, यानी अगर जनप्रतिनिधि जो है वहां के अगर समय रहते शक्ति दिखाते, तो अंकिता आज जिंदा होती? नहीं, देखो ये क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि मैं उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि रही। मेरे पास एक शिकायत लोगों ने करी कि यहाँ ये आंवला की फैक्ट्री और इस पे ऐसी बदबू आती है, तो उसके लिए मैंने प्रशासन के थ्रू कार्रवाई करवाई। जो भी उचित कार्रवाई हुई, उस समय लोग सेटिस्फाइड भी हुए कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर वो कहते मुझसे कि इस तरह की भी यहाँ गतिविधियां होती है, मेरे क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जानता है कि जो मैं कर सकती थी वो कोई भी नहीं कर सकता था उनके खिलाफ। मैं जो खुली चुनौती और खुली लड़ाई उनसे कर सकती थी, मैं कानून का सहयोग जो लेती वो तो लेती, लेकिन मैं खुद ही पहले उस अंकिता को प्रोटेक्ट कर लेती। ऐसी घटना
कोई उस जोन में तो क्या उत्तराखंड के लिए सबक बना देती अगर मुझे पता होता कि यहाँ ऐसा होता है तो, क्योंकि मुझे सब जानते हैं इस मामले में। मैं बहुत मेरा दिमाग खराब होता है इस तरह की घटिया पॉलिसीज के खिलाफ, घटिया प्रकार के इस तरह के अपराधों के खिलाफ। मुझे मेरे लोग जानते हैं अच्छी तरह। जब मैं अधिकारी मेरे क्षेत्र में किसी गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित कर देते हैं और मैं वहां गोली खाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, तो इतनी बड़ी घटना पे और आरती गौड़ मौन, असंभव था ये। ये आप कह रहे हैं कि आपके पूरे कार्यकाल में आप ये कह रही हैं कोई इस तरह का अनैतिक कार्य वहां हो रहा था वनांचल रिजॉर्ट में, आपको उसकी कोई भनक तक नहीं लगी? बिल्कुल नहीं थी। अगर 1% भी मुझे कोई कहता कि इस रिजॉर्ट में इस तरह की गतिविधियों का कुछ आभास हमको है, निश्चित रूप से आरती गौड़ वहां अपने प्राण त्याग देती। अगर वहां इस रिजॉर्ट को नहीं वो समय पहले ही ध्वस्त कर देती मैं, ये तो घटना तो होती ही नहीं, ये रिजॉर्ट में पहले ही ध्वस्त कर देती अपने अकेले के दम पे, फिर जेल जाती तो जाती। आप भाजपा से जुड़ी रही कुछ दिन पहले तक, हाँ। कुछ दिन पहले तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया वहां से जब पूरा हम्म। घटनाक्रम सामने आने के बाद। हम्म। सेम अजय है बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन, आपका परिचय उनसे भी जरूर होगा, हमारा तो है ही, बिल्कुल है। के तौर पर हमारा परिचय है। मेरा भी है। बीकेटीसी के चेयरमैन है बद्रीनाथ केदारनाथ जो टेम्पल कमेटी है, मंदिर समिति है, उसके पूर्व अध्यक्ष रहे अजय। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, पढ़ी है मैंने। उन्होंने कहा है, उसका मैं सब पोस्ट पे नहीं जाता हूँ, उसका सार उठा लेता हूँ केवल। उन्होंने कहा है कि अगर कोई आरोप लगा है इस तरीके का तो मोरल ड्यूटी है हमारा, नैतिक बिल्कुल। जिम्मेदारी है कि हमें त्याग पत्र दे देना चाहिए जब तक कि जांच हो नहीं जाती। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, यानी जो महेंद्र भट्ट जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, बोला कि उनको बयानबाजी से बचना चाहिए क्योंकि बयान देने के लिए अपने प्रवक्ताओं की पूरे प्रवक्ता है बीजेपी में। ये तो देखिए अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न चिन्ह है। बयान तो देने, आपसे कोई सवाल करेगा तो आपको जवाब तो देना नहीं, पड़ेगा। मैं अभी नजदीक की बात कर रहा हूं, मैं उन्होंने जो लिखा है और उन्होंने कहा कि त्याग पत्र दे देना चाहिए। और अगर सीबीआई जांच अगर है, उन्होंने तीसरी चीज कही है, मैं इसको भी पूरा कर दूं आरती। उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच, यानी मोटा मोटा 3 बातें कही है, मैं रिपीट करता हूं। पहली बात, अगर किसी व्यक्ति पर इस तरह के गंभीर अगर आरोप लगे हैं तो वो अपनी मोरल ड्यूटी, नैतिक दायित्व को समझते हुए इस्तीफा दे दे जब तक जांच पूरी ना हो जाए, ताकि जांच प्रभावित ना हो। दूसरी बात उन्होंने कही है, सिस्टम पे इस्तकबाल रहे, सिस्टम पे भरोसा रहे आम आदमी का, तो सीबीआई जांच से परहेज नहीं करना चाहिए। मैं एक रेफरेंस पे उठाऊंगा, ये बात उन्होंने लिखी नहीं है लेकिन मैं कई बार कहता आया हूं अभी जब से प्रकरण चला है, हरक सिंह रावत पर जैनी जैनी रेप केस होता है, हम्म। सीबीआई जांच, आसाम की लड़की आती है, आसाम की लड़की आती है, वो रेप का आरोप लगाती है, सीबीआई जांच बैठती है, हरक सिंह रावत उस पर पाक साफ होकर निकल जाते हैं। आज कोई उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन भाई उत्तराखंड की बेटी ही, उत्तराखंड की बेटी है, उसकी हत्या हो जाती है, अनैतिक कार्यों की बात हो रही है, हत्या हो जाती है उसकी, उसके बावजूद भी उत्तराखंड की बेटी को न्याय मानने के लिए उसके परिवार वालों को आज भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो सीबीआई जांच से फिर भी परहेज कर रही है। खैर परहेज ये बिल्कुल भी कर नहीं है, ये हमारा थॉट है, ये हमारा हर उत्तराखंड वासी का थॉट है। लेकिन उन्होंने कहा सीबीआई जांच से परेशानी क्या है। तीसरी बात हाँ। जो मैंने बताई, तीसरी बात उन्होंने यही बोली कि भाई पैनलों की पूरी पैनलिस्ट है, पूरे प्रवक्ता है, तो उनको बयानबाजी करनी चाहिए। खैर ये बातें कही है। तो मेरा इसी पे आपसे सवाल है, आप कितना सहमत है और कितना असहमत है? सीबीआई जांच वाले मामले से बिल्कुल सहमत हूँ। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इस बात से नहीं सहमत हूँ कि कहीं पर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप मौन धारण करके वहां से खिसक जाओ, ये इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि भाई आपसे कोई प्रश्न कर रहा है और ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है कि हम उसको उत्तर दें, और ये हमारा कि दुष्यंत गौतम, यानी दुष्यंत गौतम जो उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी हैं, अगर नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए अभी आरोप लगाने का मतलब कोई दोषी साबित नहीं होता। हम खुलकर कह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम हो सकते जो बता रहे हैं बहुत भले आदमी है, क्योंकि अभी तक आरोप जो दोषी साबित नहीं हुए हैं, आरोप तो कहीं भी लग जाता है किसी पे। तो अगर ऐसा है तो क्या दुष्यंत गौतम जो है, क्योंकि जो पार्टी में डिफरेंस की बात करती है बीजेपी, तो उस आइडियोलॉजी पे चलते हुए दुष्यंत गौतम जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए तब तक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए पद से। और जब जब वो पाक साफ होकर निकलते हैं तो दोबारा बिल्कुल डंके की चोट पर आए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं इसमें। और सीबीआई जांच की
जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, और खास तौर पर उन लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जनता क्या, आप क्या फिर प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब एक मैसेज भी जाता है। हम लोगों को, हजारों लोगों को सुबह से शाम तक मिलना होता है। और अभी आप देखो, मैं इस बात को इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो आरती गौड़ पर कलंक लग रहा है कि ये सेक्स रैकेट चलाती है, ये आप पर भी कलंक लग रहा है। ये इस उत्तराखंड के चौथे स्तंभ से लेकर के, आम नागरिक से लेकर के, पुलिस प्रशासन से लेकर के, सरकार से लेकर, सब पे लग रहा है। क्योंकि ये सिर्फ आरती गौड़ कोई घरेलू महिला तो है नहीं कि कलंक लग गया तो हमारी भी क्या जिम्मेदारी, हमारी भी तो, कहाँ तो पत्रकार रहते हैं, कहाँ यहाँ की सरकार रहती है, कहाँ पुलिस प्रशासन, और यहाँ की जनता क्यों मौन है जब उनके घर से बहू बेटियां तो सप्लाई। भाजपा के पदाधिकारी भी रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं भाजपा की पदाधिकारी पर भी सवाल खड़ा हो गया था। सब पर हो रहा है। मैं तो कह रही पूरे उत्तराखंड पर प्रश्न चिन्ह है ये, कि तुम्हारी बहन बेटियों को सप्लाई करने की बात हो रही है, तो आप उत्तराखंड मौन क्यों है? उससे सबूत क्यों नहीं मांग रहा कि हमारी कौन सी बहन बेटियां ऐसी सप्लाई हो रही है नेताओं के पास? उसका जवाब उन लोगों को मांगना चाहिए। और आप भी पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ के धरोहर हैं, तो आपको भी पूछना चाहिए उनको कि भाई ऐसी कौन सी महिलाएं जो आपके संपर्क में है, जिनको आरती गौड़ ने सप्लाई किया, या तुमको कहीं सप्लाई किया, तो तुम बताओ किसके पास किया। बिल्कुल, और आप बिल्कुल आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके माध्यम से जो सूबे के मुखिया है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, हो सकता है कल कोई और हो, पहले कोई और था, लेकिन जो मुख्यमंत्री का पद है कहीं ना कहीं वो 1 करोड़ 40 लाख उत्तराखंडियों के अभिभावक के रूप में भी है। मुख्यमंत्री एक पद जरूर हो सकता है, लेकिन साथ में जिम्मेदारी जो है एक अभिभावक की भी है। तो क्या आप भाजपा में पदाधिकारी रही हैं, हो सकता है जांच के बाद आप दोबारा भाजपा में आ भी जाएं, ऐसे में क्या आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे अपील करेंगी कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति करे, ताकि जो विश्वास डगमगाया है ये विश्वास फिर से बहाल हो, विश्वास मैंने उनसे उत्तराखंडियों का। मैंने उनसे दूरभाष पर भी बोल दिया है संपर्क करके कि सीबीआई जांच हो। मैंने उनको लिखित पत्र भी दे दिया कि सीबीआई जांच हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रही हूँ, पब्लिक के माध्यम से भी बोल रही हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बोल रही हूँ। सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो, पॉलीग्राफ, जो जनता की डिमांड है वो हो, जिसमें जनता सेटिस्फाइड होती है। और नेताओं को बिल्कुल घबराने, देखो जो गलत नहीं है उसको क्या ही घबराने की आवश्यकता है, करा देना चाहिए सीबीआई जांच, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। अब हम पॉलिटिकल एंगल पे आते हैं। आप भाजपा से जुड़ी रही हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट या उनके करीबी किसी व्यक्ति ने आपसे इस केस को लेकर कभी कोई संवाद किया? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। हाँ, उस दौरान जो जो नेता थे उस दौरान जरूर ये हुआ था कि जैसे अब मुकदमा करने के लिए, पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए हम लोगों ने आपस में, मतलब अब मुझे नहीं पता, पब्लिक से भी, नेताओं से भी होती है कि भाई इसको यहाँ से पकड़वाओ, वो भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस पर तो उस समय तो हुई। उसके बाद कभी कोई चर्चा नहीं हुई इस मामले में। क्या आपको कभी यह संकेत आला अधिकारियों की तरफ से पार्टी के कभी आपको ये संकेत मिला कि पार्टी की छवि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए? नेवर, मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने नहीं बोला। क्योंकि देखो, मैं कुसंस्कारी कोई बयान नहीं देती, मैं कभी किसी समाज के खिलाफ बयान नहीं देती, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए सरकार को और पार्टी के लोगों को कभी मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि मुझे कहां पर क्या बोलना है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोग, खाली भाजपा के लोग नहीं, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, यूकेडी, सब मुझे जो फॉलो करते होंगे वो देखते होंगे कि जो बातें मैं रखती हूँ वो तथ्यों के आधार पर रखती हूँ। जो बात मैं कहती हूँ वो सिर्फ जनहित की बातें होती है, वो आरती गौड़ के हित की कभी बात नहीं होती। और मुझे लगता है कि आज मैं किसी भी मामले में, ये तो चलो वनंदरा रिजॉर्ट में अंकिता हत्याकांड मामले में मैं दोषी पाई जा रही हूँ, उस मामले में तो हुई हूं मैं कि सीबीआई जांच करा लो। अगर आप इस उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी मेरा ऐसा भी पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे कि आरती गौड़ ने कभी कहीं पर एक चवन्नी की रिश्वत ली है कि नहीं ली है, छात्र राजनीति से आई हूँ, जिला पंचायत की सदस्य रही हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मेरी ईमानदारी में एक चवन्नी की भी हेरा फेरी निकलेगी कहीं पर। मैं दावा आरती, क्योंकि मुश्किल हालातों में ही अपनों की पहचान होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में जिस पार्टी का आपने प्रसाद दिया, क्या उस पार्टी का जो नेतृत्व है उसने आपको गवाह के रूप में सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराया है, या मुझे राजनीतिक असहजता साफ दिख रही है?
मुझे देखो मैंने कहा ना कि मैं दूसरे ढंग की लड़की हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आजाद ख्यालों की हूँ, मैं अभिव्यक्ति की आजादी पर भरोसा करती हूँ, और मुझे इस मामले में कभी भाजपा ने कभी कोई रोक टोक नहीं करी। मुझे मेरे क्षेत्र में क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, अभी ये आपके हालात में पूछ रहा हूँ, अभी जो आप मुश्किल हालातों में है, अभी मुश्किल घड़ी है आपके लिए, तो इस हम्म, मुश्किल घड़ी में क्या पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई दी है, या आपको अलग अलग अकेला छोड़ दिया है? नहीं नहीं, अकेले में मुझे किसी की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। मैं देखो बहुत ईश्वरवादी हूँ, और मैं सोचती हूँ मैं मजबूत इसलिए हूँ क्योंकि मैं सच हूँ, और जब मेरे साथ सच है तो मुझे आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मैंने जब मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच के लिए बोला, तमाम लोगों से बात करी, तो वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि हर जांच करेंगे, इसमें जो संभव होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको आश्वासन दिया है कि सीबीआई जांच होगी इस अभी मामले तो में? नहीं, वो कह रहे हैं हर मतलब इसका पूर्ण तह तक जो भी जांच करने की पॉसिबिलिटीज होंगी वो करा जाएगा, कानून के तहत रह के जो भी संभव होगा करेंगे। आज अगर आप खुलकर सब कुछ कहती हैं, तो क्या आपको राजनीतिक परिणामों या राजनीतिक आंकड़ों से किसी तरह का डर तो नहीं सता रहा है? मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरती संसार में। किसी से नहीं? किसी से नहीं। रिपीट कर रहा हूं सवाल, किसी से नहीं? किसी से भी नहीं डरती भगवान के अलावा। यानी आपका जवाब मेरे हो लिए गया? मेरे आप अगर मुझे फॉलो करते होंगे, हमेशा मेरे बयानों को सुनते होंगे, मेरे लिए राजनीति ना पहला उद्देश्य है जीवन का, ना अंतिम उद्देश्य है। मुझे किसी पद की लालसा नहीं रही है, मुझे किसी पैसे की लालसा नहीं है। मैं एक टाइम रोटी खाती हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छे से यापन हो रहा है। मुझे किसी चीज के मैं ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर पर भरोसा करती हूँ, और मुझे किसी से कोई भय नहीं, कोई भी नहीं, किसी से भी नहीं संसार में। जी। जो घटना का जो असली केंद्र वनांतरा रिजॉर्ट जो था, वो वहां क्या सिर्फ एक हत्या हुई, या एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था? नहीं देखो, मुझे उस बारे में अगर पता होता, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर इस तरह का अंदेशा मुझे होता तो वो रिजॉर्ट पहले ध्वस्त हो गया होता, वहां इस तरह की घटना होती ही नहीं। मैं सरकार पे और प्रशासन पे पहले ही प्रेशर कर देती कि वहां से उसका इन लोगों को भगाया जाए, वहां से इनकी संपत्ति कुर्की करी जाए, नहीं तो हम उसको खुद ही तोड़ देते। मैं इतनी ताकतवर हूं, अगर गलत वहां पर गतिविधियां हो रही होती और मुझे पता होता, तो मैं पहले ही कर देती इस घटना को। वो बहुत, बहुत अंकिता को आज मरना नहीं पड़ता इन षड्यंत्रकारियों के उसमें चुंगल में फंस के। एक बहुत ईमानदारी पूर्वक सवाल पूछ रहा हूं, और उम्मीद है कि बहुत ईमानदारी पूर्वक आप जवाब भी देगी। ये तो नहीं कहूंगा आप आपसे विद्या कसम खाई है, या गीता पे हाथ रख के कसम खाई है। गीता लेकिन गीता पर हाथ रख देवभूमि को अपना समझकर सच बोलिएगा, क्या अभी तक की, और ये एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य से मेरा जवाब सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल आर्थिक और से बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा सवाल एक उत्तराखंड की बेटी से है। अगर आप खुद को उत्तराखंड की बेटी महसूस करती हैं, समझ रही हैं, अगर आप खुद को अंकिता भंडारी से कोरिलेट कर पा रही हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या अभी तक की जो जांच हुई है, आप जनता में मत डालिएगा, ये सवाल आपसे खुद है, आपने कहा अपनी लड़ाई अकेले लड़ने में सक्षम है, तो मेरा सवाल है, क्या अभी तक की जो भी जांच हुई है पूरे मामले पे, क्योंकि आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप अंकिता भंडारी के माता पिता के संपर्क में भी रही है, तो अभी तक की जो जांच हुई है पूरे मामले पे अंकिता भंडारी हत्याकांड में, क्या आप उससे संतुष्ट थी या संतुष्ट है? मैं तब भी सीबीआई जांच चाहती थी, और दोषियों को फांसी चाहती थी। मेरी तब भी सीबीआई जांच में ये इसलिए भी चाहती थी क्योंकि देखो, ये खाली अंकिता की हत्या नहीं हुई, ये उत्तराखंड की अस्मिता की हत्या हुई। और आज भी मैं आपको यकीनन बता सकती हूँ, गंगा माँ की सौगंध खाकर बता सकती हूँ, उस एरिया में मुझे कभी भी विजिट करने को जाना पड़ता है तो मेरी आत्मा कांपती है, और मुझे पछतावा होता है कि काश इस रिजॉर्ट के बारे में ये गतिविधियां यहाँ चलती है मुझे खबर होती, तो मुझे मुझे मतलब मुझे लगता है कि संसार में मैंने सबसे बड़ा काम ये मेरे जीवन का किया कि उस बेटी को, मैं उस बहन को बचा पाती। मुझे ये रिग्रेशन हमेशा रहता है कि वो मेरे क्षेत्र में घटना घटी और मुझे उसका आभास पहले से नहीं था। इसका रिग्रेशन मुझे जिंदा रहते रहते हमेशा रहेगा। क्या कारण है कि पूरी जो वनांतरा रिजॉर्ट वाला जो कांड चल रहा था, आखिर दुष्यंत गौतम जो उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी है भाजपा के, उनका नाम आखिर कैसे आ गया इस पूरे मामले पे, और आपका नाम की चर्चा कैसे हो गई? ये सारा जो एपिसोड था, ये अचानक से कैसे आ गया, जहां ये चर्चा कल तक नहीं हो रही थी कहीं? ये तो इन दोनों की साजिश है।
उस औरत की साजिश मुझे फंसाना है, उस आदमी की साजिश उसको फंसाना था, क्या नाम है, पार्टी को, दुष्यंत गौतम जी को। तो इनकी ये तो साजिश है। क्यों मैं बता, फंसाना था? आखिर दुष्यंत गौतम, सुरेश राठौर खुद भाजपा के पूर्व विधायक हैं। आखिर भैया एक परिवार, एक पार्टी से होने के बावजूद उनकी ऐसी क्या साजिश हो सकती है कि जो राजनीति पूरी पार्टी का अभिभावक है? मैं मानता हूं कि जो उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी है, एक तरह से वो पूरी उत्तराखंड भाजपा के अभिभावक भी हैं, प्रभारी भी हैं। तो ऐसी राजनीतिक क्या दुश्मनी हो सकती है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही ऐसी है। इस महिला ने शुरू में उस आदमी को ब्लैकमेल, पहले छोटा ब्लैकमेल किया, फिर बड़ा किया, फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगी इनकी। इनको चाहिए था कि दोनों लोग चुनाव लड़ जाएं, कुछ भी चाहिए होगा वो तो उनकी आत्मा जाने, लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं। क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसी के जन्म में आए हैं आपके हिसाब से? देखो, हाँ बिल्कुल। आज मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए नौटियाल साहब, क्या मैं आपकी और अपनी बात करके एक एग्जांपल दे रही हूँ। सिर्फ मैं आपके घर पर आई हूँ, आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार अध्यक्ष हैं, और आप आते ही मुझे प्रपोज करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे कायदा है? हो सकता है, संभव है। और अगर ऐसा हुआ है कि वो इसके साथ इस तरह की अभद्रता कर, ये इसको तुम अभद्रता कहोगे कि नहीं कहोगे आप? कि कोई व्यक्ति मुझे जाते ही प्रपोज कर रहा है, उसके बदले राजनीतिक वो दे रहा है कि तुमको मैं वहां से टिकट दे दूंगा और तुम बदले में मेरे साथ ऐसे कर लो। तो ये अभद्रता एक महिला के लिए है या नहीं है? आप चौथे स्तंभ में, मैं ये सवाल उल्टा आपसे पूछ रही है, अभद्रता थी कि नहीं उस किसी के भी नजरों में? नहीं, मेरा ये मानना है, आपने जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से सवाल किया है, तो मुझे लगता है हर चीज की एक रेखा होती है, महीन सी रेखा होती है। उस रेखा को चाहे घर पे, चाहे बाहर, या कहीं भी लांगा जाए हम्म। तो वो गलत ही है। मैं उस अगर औरत की उद्देश्य गलत है तो, अगर मैं, उद्देश्य, अगर झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, अगर आप सच को सच कहने का साहस रख रहे हैं, झूठ को झूठ कहने का साहस रख रहे हैं, तो मैं मानूंगा कुछ भी गलत नहीं है। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि वो जो महिला एक प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ जाती है, उस प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे उसको प्रपोज किया, फिर उसको बोला कि जाओ तुमको हम ज्वालापुर से चुनाव लड़ा देंगे, यही बोला ना? उस महिला को राजनीति के लिए इतना गिरना पड़ रहा है कि वो किसी का भी प्रपोजल स्वीकार रही है, और उसके बाद मुस्कुराते हुए, गुलदस्ता लेते हुए वहां से आ रही है। क्या उसका दायित्व नहीं बनता था वहां पर? कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक महिला को ऐसे बोलने की? नहीं बनता था उसका दायित्व विरोध करने का, प्रतिकार करने का? उसमें क्षमताएं नहीं है? या फिर वो ऐसी भौंकती है कि मैं शेरनी हूँ? कैसे लगा रही है वो लांछन की मुझे ऐसे बोल दिया किसी? हम भी तो राजनीति कर रहे हैं, हमको तो हर नेता ऐसे कोई नहीं बोलता, प्रपोजल लेके खड़ा कोई नहीं है, सबका अपना तो दायित्व। आरोप आपके भी लगा दिए, आरोप आप पे भी लगा दिए, सबसे नाम जोड़ दिए आपके भी। मुझे तो नहीं कर रहा है ना, मैं तो नहीं लगा रही हूँ ना आरोप, वो लगा रही है ना, मैं नहीं बोल रही ना। वो मेरे को क्यों बोल रही है कि उसको छेड़ रहा है या उसको बोल रहा है? वो मेरी जिम्मेदारी क्यों लेगी? और वो देगी मुझे करेक्टर का सर्टिफिकेट। मैं नौटियाल जी के घर आ रही हूँ, नौटियाल जी के साथ बैठ रही हूँ, चाय पी के आ जा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी ना कि नौटियाल जी का व्यवहार मेरे साथ कैसा था? या वो आके सहारनपुर से भौंकेगी कि आरती गौड़ को नौटियाल जी ने छेड़ दिया? उसकी औकात होनी चाहिए क्या ऐसी? उत्तराखंड के लोग क्यों नहीं पूछ रहे उसको? और जब गई वो महेंद्र भट्ट जी के यहाँ, मैं कह रही हूँ कि पहले तो गई क्यों? वो क्लिप दिखाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उसने टाइम लिया होगा कि तुम अगर नहीं मुझे पन पाओगे, टिकट नहीं दोगे, ये नहीं करोगे तो मैं ये वायरल 100%। वो तो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जी सीधे हैं, वो बोल नहीं पा रहे इस बात को, मैं दावे के साथ बोल रही हूँ ब्लैकमेल कर रही होगी उनको। और मैं बता रही हूँ, एक आदमी पर ऐसा आरोप लगाना कि मुझे जाते ही प्रपोज कर दिया, अरे तुमको शर्म नहीं आती ऐसे बोलने में? वो भी किसी के पिता हैं, वो भी किसी के पति हैं, वो भी इस उत्तराखंड के इतने बड़ी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, हजारों लोगों की उम्मीद जुड़ी है उस व्यक्ति से। तुम कैसे किसी का 1 मिनट में करेक्टर खराब कर सकते हो? शर्म नहीं आती उत्तराखंड में गंदगी फैलाने में? हम भी तो जा रहे हैं, हमें तो बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट करते हो हमेशा। इतने सालों से तो मैं भी भाजपा से जुड़ी हूँ, इतने सालों से तो हम भी मुख्यमंत्री को देख रहे हैं और तमाम कांग्रेसियों को भी देख रही हूँ। किसी कांग्रेसी ने भी इतनी अभद्रता हमसे कभी नहीं करी, कोई कुछ भी नहीं किया। उत्तराखंड के नेता ऐसे सड़क चाप थोड़ी हो रहे हैं कि हर कोई की तुम जाके किसी भी महिला को प्रपोज करने लग जाएंगे। उनका भी दायरा है, वो भी परिवार वाले हैं, और अपनी स्वेच्छा से अगर तुम कहीं प्रपोजल स्वीकारने जा रही हो, फिर उसके बाद तुम आरोप लगा रही हो, तो ये तो इससे बड़ा तो अपराध कुछ है ही नहीं। तुम तो धरती पर कलंक हो कि तुम किसी से भी प्रपोजल स्वीकार करने चल देती हो।
तब तुमने क्यों नहीं विरोध किया जब तुमको अगला बंदा इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा था? वहीं पर विरोध जताना चाहिए था कि तुमने क्या मुझे बिकाऊ समझा है कि जो एक टिकट में मुझे खरीदने की बात कर रहे हो या मेरे साथ इस तरह की अभद्रता कर रहे हो? तब क्यों मौन रही वो महिला? मुस्कुराते हुए उसने गुलदस्ता लेके कैसे आ गई वहां से? उसी दिन विरोध क्यों नहीं हुआ इस बात का? इन लोगों को कुछ भी मजाक चल रहा है। उत्तराखंड की जनता को बहलाना और उत्तराखंड की जनता में अशांति का माहौल बनाना, कुछ भी चल रहा है मजाक। शर्म नहीं आती इन लोगों को? और ये तो खुद किस कैटेगरी के, आप उनकी सोशल साइट चेक कर लो, कोई देखने लायक है उसकी सोशल साइट? जितना गंद परोस रखा है। तो क्या लगता है कि अगर वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पास अगर जा भी नहीं थी तो उन्हें अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए थी वहां पर? वही मैं बोल रही हूँ, साफ साफ बोलती, ये टिकट का प्रपोजल दे दिया। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है उसका कहना, देखो 1 to 1 इस बात को आप लोग भी समझो। उसका कहना है मेरे पास करवा चौथ के आसपास वो ऑडियो आ गई, करवा चौथ के आसपास उसके पास ऑडियो आ गई, वो मेरे लोगों में भेज करके उसको कि आरती गौड़ को बोल दो कि ये तेरी ऑडियो आ रखी, लंबा जाएगी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ, वो ऑडियो वायरल मैंने करवाई है। वो नहीं कर रही थी उसको, वो सिर्फ मेरे पे ब्लैकमेल करना चाह रही थी कि मेरे पैर पड़ जा, मेरे को 1 करोड़ रुपए दे, मेरे को फलाना दे, जेल चली जाएगी, मेरे से माफी मांग, मेरा समझौता करा, सुरेश राठौर से ब्याह करा। क्या था मैंने, उस ऑडियो में से क्या था जो आपको लग रहा था कि आपको वायरल कराना पड़ा उसे? मेरा नाम था ना, मेरा नाम था उसमें, मेरे नाम का जिक्र हो रखा है। तो वो उसने मेरे परिचितों को भेजा और जिस पत्रकार को भेजा उसका भी मैं आपको, क्या बोला कि आपने बुलडोजर चलवाया वहां पे? हाँ, उसमें जो इन दोनों की बातचीत हो रही है उसमें ये हो रहा है कि आरती गौड़ ने साक्ष्य छुपाए हैं उसमें। जो बातचीत हो रही वो तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो वो उसका मकसद था मुझे डरा धमका के, मुझे वो टॉर्चर करेगी या भाजपा को टॉर्चर करेगी कि देखो तुम्हारे खिलाफ तो ऑडियो बन गई है, अब हम तुमको इसके तहत ब्लैकमेल करेंगे। और जब ब्लैकमेल नहीं हुए तो उसने सोचा कि अच्छा मैं, देखिए मैं उस गवाह जिंदा है वो, मैंने तो एक पत्रकार भाई ने मुझे जब वो ऑडियो भेजी, वहां पर भी मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी। मैंने कहा मैं तो चाहती हूँ कि ये प्रदेश को पता चले कि सीबीआई जांच की मांग हो और पता चले कि आखिर वो वीआईपी कौन है। तब भी मैंने यही शब्द थे, मैंने कहा मैं नहीं डर रही हूँ, इसको वायरल कराओ। आप भी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी उत्पन्न हुई है कि वीआईपी कौन है, या आप उस नहीं, वीआईपी का नाम जानती है? जब भाई देखो आरोप लग रहे हैं तो क्यों नहीं होगा? आरोप तो लगा है ना। किसी पे कुछ शक आरोप, है आपका? आपका किसी पे शक है? अगर शक है तो क्या पुलिस मेरे को को, देखो सख्त सजा कराएंगी? मेरे को शक और मेरे पास साक्ष्य होते ना, मैंने कहा ना कि मैं तो वो कर देती जो कोई नहीं कर सकता था, मैं वो करने की ताकत रखती हूँ। जी, मैं एक हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपसे। हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा, क्योंकि जरूरत लगती है। अगर हाँ या नहीं में जवाब पूरा नहीं हो पाता तो जवाब भी पूरा कर सकती है। लोकतंत्र में पुलिस स्वतंत्र है, स्वतंत्रता आपको भी है, उर्मिला राठौर को भी है, स्वतंत्रता महेंद्र भट्ट जी को भी है, और सुरेश राठौर को भी है, और अजय नौटियाल को भी है, और दुष्यंत गौतम जी को भी है, अजय कुमार जी को भी है, धामी जी को भी है। क्योंकि सबसे पहले हम इस उत्तराखंड प्रदेश के नागरिक हैं। मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, पत्रकार, नेता हम बाद में हैं। क्योंकि बात यहाँ मुद्दे की है, अंकिता भंडारी को न्याय। सवाल ले लेता हूं मैं आपसे, उर्मिला के आरोप गलत है, हाँ या नहीं? 100% गलत है। आपने कुछ बातें अभी भी रोक कर रखी हैं अपने सीने में, हाँ या बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी दबाव महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं, क्या कोई राजनीतिक वजह थी? बिल्कुल नहीं, भाजपा से किसी ने कुछ बोला कि अभी नहीं, शांत रहो? बिल्कुल नहीं, मैं सुनती नहीं हूँ किसी की। वनंतराम में कोई वीआईपी आते थे? देखो इस बात के लिए तो मैं, क्योंकि वीआईपी का मतलब नहीं, वहां तो आप भी जा सकते थे, वो एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी। देखो वहां कोई भी आ सकता था, वीआईपी, नॉन वीआईपी, आम पब्लिक, दूसरे राज्यों के लोग, वो तो नहीं बोल सकते कि आते थे या नहीं आते थे। क्यों नहीं आएंगे सार्वजनिक प्रॉपर्टी पे? पर अगर बाद में इस तरह की गतिविधि जब हो गई और पता चल गया तो लोगों ने खुद ही विरोध किया। नहीं आए इसकट में कैसे बोल सकती हूँ कि नहीं आते थे? अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो अब तक की जांच हुई है, एसआईटी समेत जो भी जांचें हुई हैं, क्या वो जांचें आपको पूरी तरह से ईमानदार लगी? हाँ, जांच तो ईमानदार लगी। क्या आप पुलिस को और कानून को सारे सच और साक्ष्य जो भी आपके पास उपलब्ध है वो देने को तैयार है?
दे चुकी हूँ, फिर कहीं पर गवाही सबूत साक्ष्य फोन मेरी नार्को टेस्ट जो भी होगी सब देने को तैयार हूँ। क्या आपको ने कहा कि आपको डर नहीं लगता, लेकिन सवाल हमारा वही है, क्योंकि आपने बीच में कुछ चीजें इस तरीके की कही इंटरव्यू के दौरान। तो क्या आपने पुलिस से किसी तरह की सुरक्षा, या पुलिस से अपनी तरफ से आपको कोई सुरक्षा देने की कोई पेशकश की है? आवश्यकता ही नहीं है मुझे। देखो मैं गलत नहीं हूँ, मुझे उत्तराखंड की जनता पर विश्वास है कि ठीक है उनके मन में आक्रोश है क्योंकि एक आरोप लगा है। मैं उत्तराखंड की देवभूमि में मैंने जन्म लिया और यहीं पली बड़ी हूँ और यहीं मरना है मुझे, तो मुझे अपने उत्तराखंड की जनता पर इतना भरोसा है कि जब तक आरोप साबित नहीं होते, जब तक मैं दोषी नहीं पाई जाती, वो मुझे ठीक है वो एक अपना गुस्सा निकाल रहे होंगे, लेकिन मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं उत्तराखंड की जनता पहुंचाएगी। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम में पूरे उत्तराखंड ने आपको एक विलेन की तरह प्रोजेक्ट कर दिया है, ऐसा आपको लगता है या नहीं? कुछ एक लोगों ने जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं बिल्कुल भी नहीं, वो अभी भी मेरे को संपर्क में रहते हैं, अभी भी किसी तरह की मदद के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो बेचारे, देखो मैं उनको गलत नहीं मानूंगी। इस प्रोजेक्शन से बाहर आने के लिए आरती गौड़ अगला प्रयास क्या कर रही है? कानूनी मदद ले रही हूँ, पूरा दूध का दूध पानी का पानी करूंगी और फिर उत्तराखंड की जनता में, मैंने कहा ना, एक आपने मेरा संदेश पढ़ा होगा, मैं इस समय इस पोजीशन पर हूं कि अगर मृत्यु भी लिखी होगी तो मैं यमराज को उसको भी टालने को बोलूंगी कि भाई मेरे पर कलंक लगा है, पहले इसको मिटने दो तब मुझे यहाँ से ले जाना। क्योंकि भाई ये कलंक कोई सामान्य कलंक नहीं, उस महिला को और उस पुरुष को बोलने की थी बस पड़ी हुई कि साजिश के तहत बोला, ये तो देखो उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए ये मृत्यु दंड से ज्यादा घातक है ये कलंक। मौजूदा दौर में अग्नि परीक्षा से ज्यादा किसको गुजरना पड़ रहा है, उर्मिला राठौर को या आरती आरती गौड़ गौड़ को, को? आरती गौड़ को आरोप लगाना तो मैं भी आप पर लगा दूंगी तो आप गुजरोगे ना, मेरा क्या है, मैं तो भाग जाऊंगी कहीं भी आरोप लगा के या लापता हो जाऊंगी, फिर नहीं मतलब लोग तो टॉर्चर आपको करेंगे ना कि आप आरोपी हो। जी। उर्मिला राठौर ने जो सवाल उठाए हैं, अगर वे पूरी तरह गलत है, तो क्या आप आज इसी मंच से हर वो तथ्य रखने को तैयार हैं जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ? हाँ मैंने रखी है ना, हर मीडिया पर रख रही हूँ, आपको भी भेज देती हूँ जितने मैसेजेस उसके, देखो कनेक्शन धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। और मैं एक बड़ी पीसी तब करूंगी जब इस मामले की पूरी जांच हो जाएगी और मैं निर्दोष पाई जाऊंगी, उस दिन मैं इस प्रदेश के सभी पोर्टल न्यूज हो गए, जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको मैं अपना उस दिन पक्ष रखूंगी। क्योंकि अभी तक मुझसे लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम मौन क्यों, मौन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी दोषी हूँ। मैं अभी दोषी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आरोपी हूँ, आरोप उसके अनुसार मेरे पे लगा हुआ है, उस नाते मैंने बिल्कुल रिजाइन दिया है। और इसलिए भी रिजाइन दिया, ये भी लोगों का सवाल है कि रिजाइन देने की क्या आपत्ति। भाई कल को तो तुम बोलोगे तो भाजपा की थी इसलिए बचा लिया इसको, तो आज मैं बोल रही हूँ कि मैं आम नागरिक हूँ, मुझे बचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जो सजा कानून देगी मैं तैयार हूँ भोगने के लिए। लेकिन मैं इस मामले में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन करूंगी जिस दिन इसकी जांच सामने आ जाएगी पूरी। अगर इस केस में एक भी राजनीतिक नाम छूटा है, तो क्या यह सिस्टम की नाकामी है या जानबूझकर चुनी गई चुप्पी? अगर छूटा है तो देखो ये तो सिस्टम की नाकामी ही बोलूंगी मैं कि कैसे कैसे छूट गया भाई। सबको होना, देखो कानून सबके लिए बराबर का होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक हो, आम नागरिक हो, कानून तो एक ही है सबके लिए, अलग अलग कैसे हो गए। जी। लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं। अगर आपकी कोई बात रह गई हो जो शायद इस पूरे इंटरव्यू में ना आ पाई हो, कुछ आपको अपनी बात रखनी हो या उत्तराखंड से कोई अपील करनी हो, तो वो आप कर सकती हैं। मैं देखिए देवभूमि की जनता से हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रही हूँ कि जब तक मेरे ऊपर दोष साबित ना हो जाए तब तक एटलीस्ट मुझे विलियन ना घोषित करें। मैं भी इस उत्तराखंड की बेटी हूँ, अंकिता को आप न्याय देने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आरती गौड़ के साथ अन्याय हो रहा हो। देखिए एट द एंड हूं तो मैं इंसानी, बुरा तो मुझे भी लगता है। वो ठीक है कि मुझे उसकी तरह रोना धोना नौटंकी करना, ये अपना मैं कोई पिक्चरों में रोल करने वाली तो हूं नहीं, मैं तो समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली एक स्ट्रांग लड़की के रूप में मुझे प्रदेश भर के लोग जानते हैं। तो ऐसे में रोना धोना तो नहीं करूंगी, लेकिन एक संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर देना चाहती हूँ देवभूमि की जनता को कि जिस दिन मैं दोषी पाई जाऊंगी,
जनता, कानून, समाज मुझे जो सजा देगा मुझे मंजूर है, लेकिन तब तक थोड़ा लोग धैर्य रखें और मेरे पे भरोसा रखें, क्योंकि मैं भी इस देवभूमि की बेटी हूँ। मुझे भी पीड़ा होती है, मुझे भी कष्ट होता है, मुझे भी बिलियन अपने आप को कहलाने में। अब उसने तो आरोप लगा दिया। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं लेखिका भी हूँ, मैं कहती हूँ कि आरोप लगने से लेकर के आरोप साबित होने के बीच तक का जो दौर होता है ना, वो सिर्फ वो व्यक्ति जानता है, उसका उसकी आत्मा जानती है जिस पर वो आरोप लगता है। वो हर दिन मर के जीता है, हर दिन मर के जीता है वो। अगर उर्मिला राठौर आपके साथ बैठे और चाय की चुस्की लग रही हो आरती गौड़ और उर्मिला राठौर के बीच में, तो कोई एक संदेश उस माहौल में, कोई एक संदेश जो आप देना चाहेंगी उर्मिला राठौर को, तो संदेश क्या होगा? वो किसी समाज में बैठने लायक महिला ही नहीं है। आज आप भले ही बोल रहे होंगे, लेकिन ये धीरे धीरे उत्तराखंड की जनता को पता चल जाएगा, क्योंकि उसका इतिहास पुराना है। वो जो ये बोल रही है कि 9 मुझ पर अंकिता हत्याकांड की आवाज उठाने के मामले में मुझ पर 9 मुकदमे किए गए, तो ये सरासर झूठ बोली। आप उस मुकदमों की वो तह तक जाओ और जानकारी ले लो। सिर्फ एक मुकदमा और का जो मैंने कराया हुआ है यहाँ नेहरू कॉलोनी में, और या फिर उन्होंने दुष्यंत जी ने कराया होगा। जो जब वो आरोपी है तो कराएंगे। उसके पहले उस पर वो तो 9 तो सामने है, उस पर तो और भी कई सारे मुकदमे हैं, यहाँ से लेके मुंबई तक। तो अपराधी प्रवृत्ति की तो वो पहले से ही है। मैं तो पुलिस को बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ, लेकिन पुलिस ने सुनी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, पुलिस अगर पहले ही सीरियस ले लेती तो वो उसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती कि वो अराजकता फैला देती उत्तराखंड के अंदर। मैं उसके साथ कभी भी नहीं बैठना चाहूंगी, ऐसी बेशरम औरत के साथ। लेकिन एक डकैती का मुकदमा शायद उन्होंने भी लिखवाया या बात कर रही थी ठीक वो है ना? सुनिए, आप। उसने मेरे ऊपर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। मैंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने कहा कि कुछ है ही नहीं इसमें, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, आती है, सॉरी लिखती है, चली जाती है। उसके बाद में उसने मुझे कहा कि तेरी औकात है तो सहारनपुर आके दिखा। मैंने उसके घर गई, वो वहां से भाग गई। तो हम उसके घर में 2 दिन रहे। डकैत 2 दिन लाइव टेलीकास्ट के साथ किसी के घर रहते हैं? पुलिस की उसमें रहे। पुलिस को मैंने कहा उस महिला को बुलाओ भाई, मेरी छवि खराब हो रही है, मुझे तो समाज को जवाब देना है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ का आरती गौड़ कोई सड़क छाप तो है नहीं। उत्तराखंड के लोग क्या प्रश्न, उनके दिमाग में क्या आएगी मेरे लिए बात? मैंने हजारों लोगों को जवाब देना पड़ता है मुझे कि कहाँ चला रही हूँ मैं सेक्स रैकेट। तो ये आके सबूत दे दे। अगर मैं दोषी हूं तो तब भी मैं जेल जाने को तैयार थी। क्यों नहीं आई वो 2 दिन तक? डकैत 2 दिन तक तेरे को खुली चुनौती दे रहे हैं कि तेरी औकात है तो सामने आ। क्यों नहीं आई वो? क्यों नहीं आई? क्यों भागती रही भीगी बिल्ली? वैसे तो बड़ी शेरनी बनती है आरती गौड़, तेरे को उठवा दूंगी शेरनी है। अब कुत्तों की तरह फेसबुक पर भौंकने से हो जाते कोई शेरनी? सामने आओ ना भाई। और उसके बाद मैं उसके घर रही। डकैती पुलिस के वीडियोग्राफी के साथ, मैंने पुलिस को खुद फोन किया कि हमने इसके घर का ताला तोड़ दिया और हम घर में घुस गए, आप हमारी सारी वीडियोग्राफी ले लो। पुलिस कैसे हमको डकैत घोषित कर देगी? पुलिस की वीडियोग्राफी के साथ हम उसके घर से आए हैं। बाकायदा पुलिस मुझे वहां से उठाकर ले गई है। ऐसा नहीं है कि डकैत क्या उस औरत के घर से क्या डकैती करेगा यार कोई? मतलब घिन आती है उसका शकल देख क्या के तो। मिला घर से क्या उठा के ले गया ऐसा? कुछ भी नहीं था। मैं अब क्या ही बोलूं, क्योंकि को मैं असभ्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करती। कुछ था ही नहीं उसके घर में, और जो चीजें थी सब अश्लील आपत्तिजनक चीजें थी उसके घर में। जो वो हमको बोल रही है कि ये शराब पी करके मेरे घर में कर रहे थे। हमारा तो मेडिकल टेस्ट करा लो ना, और उसका भी करा लो। आप देवभूमि की शराब पीते महिलाएं हैं ऐसे क्या? आप शराब पीते हैं क्या, जैसा आरोप लगाए? अरे मैं तो हर जांच के लिए तैयार हूं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये भी, इसमें भी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ ना, भी नहीं नहीं, सवाल है हर कि जांच के लिए सबका, तैयार हूं। ये सबका अपना अधिकार है। अगर आप पीते हैं, जो हाँ, करते हैं, वो आपका एक अधिकार है। भाई उसने आरोप लगाया मेरे घर में शराब पी करके गई है। वो इतनी शराबी हो रही। अच्छा एक बात बताओ, बाहर तो पुलिस की पूरी फौज लगी हुई थी, हम उसके घर में डकैती डालने के लिए दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। एक तरफ बोल रही डकैती डाल दी, दूसरी तरफ कह रही मेरे घर में पार्टी कर रहे थे, तीसरी तरफ वहां से हमको धमका रही है मुंबई से। तो तू, जब हम तेरे को बुला रहे हैं बहन की, आजा, आरोप दिखा दे, सबूत दिखा दे, और नहीं तो मुंह बंद कर अपना। बग बग फेसबुक पे मत किया कर। क्यों नहीं आई? बहन बोला क्यों आप? नहीं? है? बहन बोल के संबोधित किया हाँ आपने? हाँ, बहन ही बोलती हूँ मैं सबको। बहन ही बोलती हूँ। मैंने कहा बहन तू आजा, सबूत दे देगी। मैंने कहा मैं जिस जहां जो तू सजा देगी वो भुगतने को तैयार हूँ। सबूत दे, और नहीं तो भैया सोशल मीडिया पर मेरी छवि खराब करेगी तो किसी दिन मिलती हो सड़क पर, उसके नकली बाल नोच करके मैं उसको सवाल पूछती लोगों के सामने लाइव टेलीकास्ट के साथ। जो वो सज धज के नकली बाल लगा के आ जाती है, उसको भी नोच नोच के पूछती मैं कि तू आखिर इतना संगीन आरोप कैसे लगाती है मुझ पर?
इतना घटिया आरोप लगाती है वो मुझ पर। मतलब किसी उत्तराखंड की बहन बेटियों को सप्लाई करने का आरोप लगा रही है वो मुझ पर। इतना घटिया आरोप कैसे झेल कर रहा हूं बताओ। उत्तराखंड की जनता भी बताए मुझे, क्यों ना डकैती उसको वो सामने मिली नहीं मुझे, उसको चप्पल मार मार के पूछती मैं कि तू मुझे सबूत दे। और उत्तराखंड के तमाम नेताओं को बदनाम कर रही है कि उन नेताओं की यहाँ लड़की सप्लाई करती। कौन नेता यहाँ इस उत्तराखंड नहीं, देश भर का कोई नेता आ जाए सबूत के साथ, उसके भी खैर नहीं है। ऐसे आसान हो रहा है किसी की भी छवि खराब करना। मतलब इन्होंने तो सोशल मीडिया क्या दे दी कि वहां कुछ भी भौंक लो। एक हिंदू शेरनी करके उसने आईडी बना रखी है, तमाम उल्टा सीधा लिखते हैं वो, देखिए जरा। एक वो शालिनी आनंद जिसको आप बोल रहे हैं उसको लिख रही है कि तू तो 4-4 5-5 मुल्लों के साथ रहती है। ये शब्द बर्दाश्त करने लायक है? हिंदू धर्म की बेटी जन्म लिया है उसने हिंदू धर्म में, ये शब्द बर्दाश्त करने के लायक है क्या? आप बताइए, मुझे बताइए। झेलते रहे इन आरोपों को सोशल मीडिया पर। इन आरोपों को झेलने के लिए धरती पर जन्म लिया है हमने। और झूठे आरोप सरासर कैसे बोल सकता है कोई? वो तो शुगर मनाओ उस दिन मिली नहीं। वो मैंने लाइव आना था, मेरा मकसद जो था मैं बता रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लाइव आना था, उसके सामने कैमरा लगाना था और प्यार से बोलूं, मैंने मारपीट नहीं करनी थी। मैंने बोलना था बहन तेरे पास सबूत है ना, पूरे उत्तराखंड संसार को बता दे कि ये देखो जी आरती गौड़ के यहाँ यहाँ ये सप्लाई हो रहे हैं और इसको जूते मारो, इसको जेल भेजो, इसको फांसी चढ़ाओ, लाइव बताए। लेकिन जब उसकी औकात ही नहीं है, खाली फेसबुक पर भौंकने की औकात है उसकी। आज तक देखिए, मैं एक बात बता रही हूँ, उसने मेरे पे झूठा SC ST का मुकदमा लिखवाया। मैंने मेरे को CO सदर ने जांच को अपने बयान दर्ज के लिए बुलाया। जब मैं बयान दर्ज कर रही थी, मुझे जबरदस्ती इसने अपने लोगों के थ्रू, मैं नहीं जा रही थी, अपने घर में मेहमान नवाजी करा रही मुझे। मैं तेरे घर में चोर डकैत हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं सेक्स रैकेट चला रही हूँ, तेरे को तो पता है ना। तू मेरे साथ काय को फोटोग्राफी कर रही, काय को मेरे गले मिल रही है। अपराधियों को तुम ऐसे पनाह देते हो अपने घर में, शर्म नहीं आती? दावत करा रही मुझे वहां अपने घर में, मैं तेरे को डिनर कराऊंगी। क्यों कराएगी अपराधी को डिनर? यानी कि तू भी कुछ तू वो जान उस सेक्स रैकेट का हिस्सा बनना चाहती थी जिसका मुझ पर आरोप लगाती है। क्यों करवाना चाहती है तू मुझे दावत ऐसे? तू मेरी बहन है, तू मेरे लिए देवी है, तू मेरी बेटी है, तू फलाना है, तब तो ऐसे बोल रही थी। 4 थप्पड़ मारती कि तू ऐसे अपराधी है, ये ले सबूत। तो मतलब कुछ भी बोल दो, मुंह दे रखा तो कुछ भी बोल दो है। ये अभिव्यक्ति की आजादी है सोशल प्लेटफॉर्म पे। और पुलिस बोलती है, मैं तो पीड़ित 3 साल से, मैं तो सहारनपुर SSP से मिली थी इस मसले में। उन्होंने कहा मैडम ऐसे तो मोदी जी के लिए भी बोलते रहते, क्या ही करे जब कोई कानून में प्राविधान ही नहीं है कि इसको सजा होनी चाहिए। तो पुलिस भी हाथ खड़े कर देते और उसको बुलाती है पुलिस, तो पुलिस से अभद्रता करती है। पूछ लो ना, सारी पुलिस बता देगी आपको, वो इतना गंदा व्यवहार करती है। अगर उसको बुला दिया गलती से तो पुलिस भी नहीं झेल सकती उसको, बहुत गंदा व्यवहार करती है, बहुत गंदा व्यवहार करती है। आप उसको खाली साक्ष्य मांग लो नौटियाल साहब। मैं तो हर चैनल वाले को बोल रही हूँ कि भैया आप भगवान माने जाओगे, उससे साक्ष्य मांग लो। सिर्फ 2 साक्ष्य मांग लो। एक अंकिता हत्याकांड में जो मेरा नाम इन्वॉल्व हो रहा है, मैं भी तो आपके उत्तराखंड की बेटी हूँ ना, मुझ पर भी तो आरोप लग रहा है। मेरी आवाज क्यों नहीं आप लोग सुन रहे? मैं भी तो आपसे न्याय की गुहार लगा रही हूँ कि मुझ पर इतना बड़ा कलंक लग रहा है कि मैं देवभूमि की बेटियों को नेताओं की यहाँ सप्लाई कर रही हूँ। तो कौन वो बहन बेटियां हैं, किनको मैं सप्लाई कर रही हूँ और किन नेताओं के पास कर रही हूँ, उसके एविडेंसेस मांग लीजिए। और जिस दिन रिजॉर्ट टूटा मैं वहां थी या नहीं थी, उससे सबूत मांग लीजिए, बात खत्म। मुझे लगेगा कि मेरा न्याय हो गया, मेरे साथ आप लोगों ने कर दिया न्याय। मैं भी तो देवभूमि की बेटी हूँ, मुझे भी तो न्याय चाहिए। मैं किसके पास जाऊंगी न्याय मांगने? मुझे बताइए ना आप। कुछ भी बकेगी मैं सुनती रहूंगी, मुझे न्याय देने के लिए कोई नहीं इस संसार में। सब मेरे ऊपर कीचड़ उछालने के लिए पैदा हुए, ये है बात। मतलब होना चाहिए ना ऐसे कि भाई तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, किसके बारे में क्या बोल रहे हो, किसी महिला के बारे में तुम इतने घटिया कलंक लगाओगे, इतने घटिया कलंक लगाओगे, कितनी गलत बात है। आरती, जैसा कि आप बता रही है कि जो ये आरोप लग रहे हैं, ये आप बोल रहे हो कि निराधार है, आपके हिसाब से निराधार है, और कहीं ना कहीं आपकी सिफारिश आप भी कर रही है कि CBI जांच होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। एक भाजपा में कहा जाता है कि पदाधिकारी खाली एक पद होता है और बाकी सब एक कार्यकर्ता ही है, एक सामान्य कार्यकर्ता ही है।
यहाँ बड़े मंत्रियों को भी छोटी जिम्मेदारी दे दी जाती है, क्योंकि सब कार्यकर्ता ऐसा पार्टी की आइडियोलॉजी में ऐसा बताया जाता है। हाँ। ऐसे में अगर आज दुष्यंत गौतम खुद आपके सामने बैठे हैं, आप साथ बैठे हैं, तो इस पूरी जो चीजें शुरू हुई है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक में से आपदा भी कहूंगा, एक राजनीतिक कहीं ना कहीं एक आपदा भी शुरू हो गई है, जो राजनीतिक अस्थिरता किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ये ऐसा तो मानना है। तो इस राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में अगर दुष्यंत गौतम आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि आप यहाँ की भावनाओं को समझ रही हैं, आप लोग क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि रही है, काम किया है, एक लंबा वक्त बिताया है, अभी भी वक्त बिता रही है उत्तराखंड में, तो ऐसे में दुष्यंत गौतम सामने आए हैं, तो आप दुष्यंत गौतम आपसे कुछ सलाह मांगे कि आरती मुझे बताइए हमें क्या करना चाहिए, तो आप दुष्यंत गौतम को क्या सलाह देंगी? बहुत ईमानदारी से बताइए। मैं बोलूंगी साहब इसमें सीबीआई जांच करा दो। देखो ये एक स्वस्थ राजनीति के लिए, ये उत्तराखंड की छवि के लिए, और मैं इसमें सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो यहाँ के तमाम बेटी और तमाम माता बहनों पर भी कलंक है, यहाँ के सारे नेताओं पर भी कलंक है। आज सरकार भाजपा की है तो भाजपा के सरकार में नेता उनके ये आरोप लग रहे हैं कि तुम महिलाओं को सप्लाई करो, कल कांग्रेस की आएगी उन पर भी लगेंगे आरोप, तो लगते ही रहेंगे। लेकिन कोई आइंदा इस तरह की घटिया साजिश रच के उत्तराखंड की देवभूमि को कलंकित ना करे, किसी की हिम्मत ना हो, इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि बने दुष्यंत गौतम जी पर लगे आरोप भी धुल सके, भाजपा पर लगे आरोप भी धुल सके, और ये जो कुछ एक लोग जो विपक्षियों के इस मुद्दे पर राजनीति विपक्षी लोग कर रहे हैं, उनको भी जवाब मिल सके। जवाब देने में तो क्या ही जा रहा है, जब सीबीआई की जांच बोल रहे हैं तो दे दो। गौतम को ये भी सलाह देगी कि जब तक ये जांच चल रही है, सीबीआई जांच चलती है, तब तक आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, ताकि जांच भी प्रभावित ना हो। देखो ये उनका अपना विवेक है, मैंने आपकी तो सलाह की बात कर रहा हूँ, आपकी सलाह की बात कर रहा हूँ, और मैंने हाँ, फिर कहा मैं तो दे दूंगी, मैं आप सलाह दे दूंगी कि साहब आपको दे देना चाहिए इस्तीफा बिल्कुल, और इन लोगों के मुंह पे बंद ताला लगा दो। सीबीआई जांच करा के उस बेटी की आत्मा भी बार बार नहीं रोएगी, उस बहन की, अंकिता की। बार बार हमको भी टीस होती है कि कौन था वीआईपी, क्या था वो। हर बार आप तो इस उत्तराखंड में रह रहे हैं तो आपको भी पता है, ये हर चुनाव में मुद्दा उठ जाता है, तो ये गलत बात है। अगर एक बार जांच प्रॉपर हो जाएगी सीबीआई, अब देखो बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं सीबीआई भी इनकी है, फलाने भी, तो अब तुम अमेरिका से करा लो भाई जांच, हम क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे बताओ ना। संतुष्ट जब उससे भी नहीं है, पहले लोग जब जिस समय घटना घटित हुई तो रिजॉर्ट क्यों नहीं तोड़ रहे हो, क्यों नहीं तोड़ रहे हो, क्यों नहीं तोड़ रहे हो, जब बोल दिया कि कल तोड़ देंगे 12 बजे बाद सबूत वो सारे साक्ष्य जब पुलिस जुटा लेके, अब कह रहे हैं तुमने तभी क्यों लिखा था। तो इधर भी नहीं उधर भी नहीं। बात आई भाजपा की जो आला नेता है, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पे वरंतरा रिजॉर्ट जब शुरू हुआ है ये वाला अंकिता भंडारी हत्याकांड, तो कहीं ना कहीं जो वीआईपी वाला कॉलम है वो खाली छोड़ दिया गया है, और उसमें बस नाम बदलते रहते हैं वीआईपी, वो कॉलम खाली छोड़ दिया है वीआईपी। वो तो ईश्वर जानता होगा। उस वो पर तो क्या कहेंगे? वो ईश्वर जानता होगा, गंगा मैया जानती होगी कि कौन वीआईपी था कौन नहीं था, क्या कॉलम छूटा, क्या एसआईटी की जांच में क्या निकला, वो तो देखो, मैं तो ईश्वर पर छोड़ रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, देखो कोई जिम्मेदार व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हो जाएगा, और अगर हो गया तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। धामी जी से कोई अपील, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूछे कि बताइए आरती क्या करना चाहिए, तो माननीय क्या सलाह देंगे? मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं चाहते कि अंकिता की तरह आरती भी इन षड्यंत्रों की शिकार हो, कई कल को पता चल रहा है मेरे लिए भी कैंडल जला रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरी अस्मिता से, उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़े हुए ये संगीन आरोप हैं, इनको क्लियर करने के लिए सीबीआई की जांच करानी होगी। नहीं तो देखो, मैंने कल भी एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को मेल किया, और आपसे भी निवेदन है आप भी अपनी अपनी स्तर से उस पत्र को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। मुझे मजबूरन हो ना हो इसमें आमरण अनशन में ना बैठना पड़े, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के लिए हम इस मैंने तो देखो, मैं तो वास्तव में सामाजिक प्राणी हूँ। राजनीतिज्ञ होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एक समाज से जुड़ी हुई व्यक्ति हूँ। तो मैं उत्तराखंड की, चाहे वो अंकिता हो चाहे कोई भी बहन बेटी हो, उनके लिए, जैसे वो तो खाली भौंकते हैं कि हम प्राण त्याग देंगे, मैं वास्तव में त्याग दूंगी भाई। मुझे ऐसे कलंक के साथ जीवित नहीं रह सकती, मैं नहीं मुझे तो रह सकती। हुएगी, और ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल भी एक सराहा नहीं जा सकता। आपदा आती है तो आपदा का मुकाबला भी किया जाता है,
नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, मैं इस कलंक के साथ विलेन बन के कब तक रहूंगी? मुझे कल को राजनीति करनी होगी, चुनाव में जाना होगा, तो लोग तो यही बोलेंगे, यही है बुलडोजर चलाने वाले। आप समझ सकते हो ना भावनाओं को लोगों की। आप कैसे उस लड़ाई को लड़ पाओगे? कैसे लड़ोगे मुझे बताओ? मेरा 20 साल का राजनीतिक सामाजिक करियर 20 सेकंड में चौपट कर दिया इन्होंने। इसकी इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे आप बताइए ना, कौन करेगा? जो मेरी सामाजिक और मेरे जीवन भर की तपस्या पर दाग लगा है, उसकी दाग, भरपाई कौन मैंने करेगा? दाग जो इंटरव्यू के बीच में मैंने एक बात कही, सवाल उत्तराखंड में इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि 2003-4 के आसपास जब जैनी प्रकरण होता है, हरक सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर आरोप लगते हैं, तब वो इस्तीफा दे देते हैं बकायदा। वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन सीबीआई जांच होती है, लेकिन दोबारा जब चुनावों में आते हैं तो और भी बड़ी जीत के साथ वापसी करते हैं। होता है ना, आप कभी भी ये देखिए, राजनीतिक देखो, संदेश है। ये संदेश बीजेपी सरकार को भी समझना होगा, ये संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी समझना होगा, ऊपर संदेश में कहीं ना कहीं प्रभारी महोदय को भी समझना होगा। सर, मैं बतौर पॉलिटिशियन ने उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते एक बात बोलना चाह रही हूँ। जब भी चुनाव होते हैं, जब भी कोई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा होता है, आज भी हरक सिंह रावत जी को जैनी कांड का अपराधी आज भी कुछ एक लोग कटाक्ष करते हैं। आप समझ सकते हो ना इस बात को, उस पीड़ा को वो आदमी करने अलग बात है, आरोप लगा, दोषी नहीं है वो बाइज्जत बरी हो गए हैं कोर्ट से। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन लोगों के मन में तो देखो, जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने तो लगा दिया, कलंक छोड़ दिया, लेकिन वो आदमी उस कलंक के साथ आज भी सरवाइव कर रहा है। तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि भैया, तुम मतलब लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये आरोप लगना अपराधी नहीं हो गया व्यक्ति आरोप लगने मात्र से। आप जब कोई बरी हो गया सीबीआई की जांच से, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का, देखो, बीइंग अ ह्यूमन हमको ये भी सोचना चाहिए कि समाज में हम इतनी घटिया राजनीति के लिए इतना स्तर नीचे न गिराएं कि किसी पर भी। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत टीस है इस बात की, बहुत कष्ट है कि महेंद्र भट्ट जी के लिए उस महिला ने इतना उनको लोगों में, और क्या क्या लोग सोशल मीडिया पे उसकी बात पे के कहे अनुसार उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। तो वो मतलब आप सोचो ना, ये बहुत गौतम घटिया के लिए भी कहा, तो क्या वहां भी आपको उतना ही दुख है? है। दुष्यंत गौतम के लिए जो उत्तराखंड हाँ, प्रदेश प्रधान, जब उनके तक लिए भी कहा। दोषी हाँ, जब तक दोषी नहीं होते उनके लिए भी दुख है मुझे। है, बिल्कुल है दुख। भैया देखो, मैं एक बात बता रही हूँ, मुझ पर भी आरोप लगा है ना, तो मैं भी कष्ट में जी रही हूँ ना। पिछले 6 दिन से मेरे कष्ट को कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा है ना। ऐसे दुष्यंत गौतम की भावनाओं पर उनका परिवार भी है, बच्चे भी है, समाज भी है, क्या जवाब देते फिर रहे होंगे वो? जिसको जो नहीं जानता वो तो उनको आरोपी घोषित ही कर रहे हैं ना, फिर तो हमको बिलियन बना ही रहे आप कह रहे हैं कि इस बीच कहीं ना कहीं एक मानसिक उत्पीड़न या हैं। प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक सवाल ले लेता हूं लास्ट, अगर इस समय अंकिता भंडारी खुद आपके साथ सामने आए और आंखों में आंसू हो, तो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, आरती गौड़ की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अंकिता भंडारी जब सामने रो रही होगी और न्याय मांग रही होगी। सीबीआई जांच में दोषियों को फांसी, और सीबीआई जांच दोषियों को फांसी। अंकिता से क्या कहेंगी आप? हमेशा ये कहूंगी कि मुझे पछतावा है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि वहां पर इस तरह की घटनाएं होती। काश मैं उसे बचा पाती, काश। वो रिग्रेशन जीवन भर रहेगा मुझे। जी, काश अंकिता बच पाती। लड़ाई आरती वर्सेस उर्मिला राठौर की बिल्कुल नहीं है, लड़ाई है यहाँ पर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की। एक डर भी है कि कहीं जो ये पॉलिटिकल ड्रामा अचानक से चल पड़ा है, कहीं इस ड्रामा के बीच में अंकिता की फाइल एक बार फिर दब ना जाए। क्या अंकिता को इंसाफ मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीबीआई जांच की संस्तुति देंगे? क्या जिन वीआईपी की चर्चा हो रही है, क्या वो सलाखों के पीछे होंगे? क्या जो गुनहगार हैं उनको सजा होगी और बेगुनाह जो है वो मुक्त होंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब बहुत अहम है मौजूदा परिवेश में। सवाल गट्टू भट्टू फट्टू या टट्टू का नहीं, ये मुद्दे बहुत गौर रह जाते हैं। जिस उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दे आज भी नगण्य हो जाते हैं सब मुद्दों के आगे। ऐसे में जब हम ये इंटरव्यू करते हैं तो मन में एक पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है। अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाता तो यकीन मानिए
ये इंटरव्यू की उपयोगिता हमारे लिए बिल्कुल नहीं रह जाती। सवाल टीआरपी का नहीं, सवाल व्यू का नहीं, सवाल उन मुद्दों का है जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की पैरवी करते हैं। और लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हर पक्ष को मौका मिले और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो पाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वो महिला पिछले 1.5 साल 2 साल उसकी पोस्टें देखो बहुत जगह लिखी हुई है उसने कि आरती गौड़ की मैंने तो राजनीति खत्म कर दी, मेरा मजा आ गया, टिकट कटवा दिया, फलाना कर दिया। दूसरा लिखती है कि मेरे व्यूवर देखो, आरती गौड़ को गाली देने पे मेरे कितने व्यूवर हुए हैं, तो मैं तो इससे मुझे बिग बॉस बुला लेगा। तो यानी कि उसकी ये भी मंशा थी कि आरती गौड़ को खत्म कैसे करना है और व्यूवर कैसे बढ़ाने हैं। तो उसने ये परपंच व्यूवर ही बढ़ाने के लिए की और आरती गौड़ को खत्म करने के लिए किए। मुझे तो यही है, मेरे मन में यही। लेकिन अंकिता भंडारी की जब आत्मा देख रही होगी, कहीं ना कहीं रो रही होगी और बहुत तमाम उत्तराखंड में सवाल पूछ रही होगी कि भाई मेरा कसूर क्या था? बिल्कुल। क्या मेरा कसूर ये था कि मैं एक लेटी हूँ? क्या मेरा कसूर ये था कि मैं एक बेटी हूँ? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें तो आपने खूब की, लेकिन आप एक बेटी को नहीं बचा पाए जो केवल एक नौकरी करने के लिए अपना घर बार छोड़कर निकली थी। उन बूढ़े माँ बाप के आंखों में आज भी आंसू हैं। इतने सालों बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है और आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुद्दा ये राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दे को मैं ना कांग्रेस के चश्मे से देखता हूं, ना बीजेपी के, ना यूकेडी के लिए। अंकिता एक बेटी थी और शायद वो बेटियां हमारे घर पे भी हैं, आपके घर पे भी हैं। कभी सोचिएगा इस बात को, जिसकी बेटी चले जाए शायद वही इस पीड़ा को समझ सकता है। समझिएगा, सवाल पूछिएगा, क्योंकि सवाल पूछना आपका नैतिक अधिकार भी है और सरकारों का काम है कि उस व्यवस्था को बहाल करना, उस व्यवस्था पर पब्लिक का भरोसा कायम करना, ताकि हम बोल सके कि वाकई हमने एक अच्छी सरकार को चुना है। सीबीआई जांच से सरकार क्यों परहेज कर रही है, ये सवाल तो हर उत्तराखंडी पूछ ही रहा है, क्योंकि जब जैनी प्रकरण में सीबीआई जांच हो सकती है, आसाम की जो लड़की है वो यहाँ आती है और आरोप लगाती है, आप सीबीआई जांच बिठाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री है वो इस्तीफा दे देते हैं, तो भला अभी इस्तीफा देने में जब तक जांच नहीं हो जाती, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो दोषी है, लेकिन आरोप लगे हैं तो आरोप लगे हैं ताकि जांच निष्पक्ष हो, तो भला इस्तीफा देने से परहेज क्यों? भला सीबीआई जांच से परहेज क्यों? कर दीजिए दूध का दूध पानी का पानी। जो सच्चा है वो सच्चा ही कहलाएगा, जो झूठा है वो झूठा ही कहलाएगा। जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। आरती गौड़ ने बड़ी बेबाकी से बात की, हर एक सवाल का जवाब दिया, हमने पूरा मंच दिया, जो बात वो कहना चाहती हैं वो कह पाए। उम्मीद है आरती गौड़ को भी पूरा मंच मिला होगा। इंटरव्यू बेशक ही लंबा है, लेकिन जब आप इसकी कड़ी तक जाएंगे, हर एक पहलू को देखेंगे, तो शायद समझ पाएंगे कि ये इंटरव्यू क्यों इतना जरूरी है। मैं भारत लाइव के लिए अपने टेक्निकल सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और धन्यवाद आरती गौड़ जी आपका कि आप अपने तमाम मुद्दों पर, जो मौजूदा मुद्दे चल रहे हैं, उन पर अपनी बात रखी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दाते फिर आ गए।